Good evening. Am I audible? If yes, then type in the chat box. Good evening. So I can see here so many participants. I'm very happy to see all of you here. Okay, if I'm audible, quickly type in the chat box. Good evening. So good evening all of you. तो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है बिकॉज आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट हेड पे एंड दैट इज capital gains. This is one of the very important head of income. Okay, so now let me quickly ask you a question. What is your energy level for today's session? And my energy level is 10 out of 10. यानी 1 lowest energy है, 10 highest energy है. Okay, so what about you? Because मुझे पता है आप शायद आपने ऑफिस से घर आए होंगे, आपने काम किया होगा या आपने पढ़ाई की होगी. So many things could be there. Quickly type your energy level. Okay, from 1 to 10 scale. Okay. So generally my recommendation to you is that कि before attending this session, and ये हमारा session 7:30 को होता है, so you should come at home at least by 7 o'clock. थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ, चाय वाय लो एंड देन अटेंड दिस सेशन. बिकॉज आप जितना फ्रेश रहोगे इस सेशन के लिए, यू विल गेट द बेस्ट वैल्यू फ्रॉम दिस सेशन. बिकॉज ये कोई हमारा जनरल सेशन नहीं है जिसमें हम लोग कोई जनरल बातें नहीं करते हैं. दिस इज वेरी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सेशन जिसमें हम ऑब्वियसली टैक्सेशन की बात करेंगे, उसके अलावा माइंडसेट नेटवर्किंग की बात करेंगे, एंड इन शॉर्ट बहुत सारी बातें हम लोग इस सेशन में करने वाले हैं. Okay, so again I can see here so many participants here now. Quickly, let me quickly share you the screen. Before that, let me ask you a question. Who is attending this session first time? If you are attending this session first time, type in the chat box first time. ओके, बिकॉज जो भी फर्स्ट टाइम ये सेशन अटेंड करे उनके लिए एक ओरिएंटेशन सेशन भी हमारा होने वाला है. So now let me quickly share you the screen to you. I can see here so many participants. I can see that there are a few participants who are attending this session first time. Okay, great to see all of you. Okay, so you will literally feel the value of this session, provided you should attend this session till the end. So will you attend this session till the end? If yes, quickly type in the chat box till the end. Till end का मतलब है 9:30 तक हमारा ये सेशन होने वाला है. So be with me and you will realize that at the end आप कुछ ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू इस सेशन से लेके जाओगे. ओके, बिकॉज एंड लेट मी टेल यू कि जब तक आपको वैल्यू नहीं मिलेगी, आई डू नॉट फील द बेसिकली सेटिस्फैक्शन. ओके, तो इन शॉर्ट ऐसे समझो कि द सेशन अच्छे से अच्छा डिलीवर करना, दिस इज फॉर माय सेटिस्फैक्शन. ओके, और ये तब तक नहीं होता है इफ यू नॉट सेटिस्फाइड. ओके, पर ये तब होगा ऑब्वियसली यू शुड आल्सो कंट्रीब्यूट इन बिटवीन दिस सेशन. मैं बीच में आपको फीडबैक्स पूछता हूँ, क्वेश्चन पूछता हूँ, यू शुड इन्वॉल्व इन दिस. आपके फीडबैक्स आप क्विकली चैट बॉक्स में मेंशन करो. दैट्स एट द एनर्जी दिस सेशन. बिकॉज मुझे पता है आप सब लोग रिमोट लोकेशंस पे हो. Okay, और ये रिमोट लोकेशन पे आई कैन नॉट सी यू बट आई कैन फील यू थ्रू योर फीडबैक. ओके, now let me quickly share you the screen to you here, and then I will show you few important points of this session. Okay, yes, so keep your cell phone on the mute mode. डबल चेक करो आपका फोन म्यूट मोड पे होना चाहिए, कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, आपका माइंड सेट होना चाहिए जैसे कि आप क्लासरूम में बैठे हो. अगर उस माइंड सेट के साथ अगर आप ये सेशन अटेंड करोगे तो ऑब्वियसली यू विल गेट बेस्ट वैल्यू फ्रॉम दिस सेशन. आपका माइंड सेट ही होना चाहिए जैसे कि आप क्लासरूम में बैठे हो. ओके, नाउ लेट मी डू क्विकली सम सेटिंग्स हियर. Okay, then second important point, attend this session at the peaceful place. अगर आप किसी noisy place से अगर आप ये सेशन अटेंड कर रहे हो, इंश्योर करो कि आप ये सेशन पीसफुल प्लेस से अटेंड करोगे. ओके, बिकॉज आपका माइंडसेट होना चाहिए जैसे आप क्लासरूम में बैठो. क्लासरूम में जब बैठोगे तो ऑब्वियसली पीसफुल एनवायरनमेंट होगा. करेक्ट, सेम एनवायरनमेंट आप इस सेशन के लिए दो, यू आर गोइंग टू गेट द बेस्ट वैल्यू. देन कीप योर पेन एंड पेपर रेडी. ओके, बिकॉज ये कोई ऑर्डिनरी सेशन नहीं है. लेट मी अगेन टेल यू दैट जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है नोट करो. मैं अलग से टाइम नहीं देता हूं बिकॉज कि आप 10 मिनट में टाइम दे रहा हूं, आप नोट करो. इट्स नॉट दैट, आपकी रनिंग नोट्स होनी चाहिए. ओके, एंड देन क्वेश्चन ऑन सेशन का हमारा राउंड होगा 15 मिनट्स का. दैट विल बी एट द एंड ऑफ द सेशन. ओके, सो इफ यू एनी क्वेश्चन नोट डाउन दिस क्वेश्चन. अच्छा, मैं इन बिटवीन आपके क्वेश्चंस के आंसर जनरली नहीं देता हूं. रीजन ये है कि जो आपके क्वेश्चंस है कहीं ना कहीं पे
उसके आंसर्स मेरे नेक्स्ट सब्सिक्वेंट स्लाइड में कवर होते हैं, और मैं इसलिए इन बिटवीन आंसर्स नहीं देता हूं, बट इट डज नॉट मीन दैट कि मैं अवॉइड करने की कोशिश करता हूं या अवॉइड करता हूं, इट विल नेवर हैपन। ओके, भले ही मैंने यहाँ पे 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम दिया है, आई कैन एक्सटेंड द क्वेश्चन आंसर सेशन फॉर another half an hour, so don't worry. Okay. So now let's begin with the agenda of this session. So now let me share you the agenda here. पहले तो शॉर्ट ओरिएंटेशन होगा पर्टिकुलरली फॉर द न्यू मेंबर्स। ओके, सो आई कैन सी हियर द रिप्लाई फॉर न्यू मेंबर्स की जो वो सेशन पहली बार अटेंड कर रहे हैं उनके लिए ओरिएंटेशन सेशन होगा। उसके बाद माइंडसेट और नेटवर्किंग थीम पे हम डिस्कस करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट थीम है कि आपके सामने क्लाइंट्स है, आप कैसे उनसे बात करोगे, बिकॉज हाउ शुड यू शुड पुट योर थॉट्स इन फ्रंट ऑफ क्लाइंट, बहुत जरूरी है। बिकॉज जो आप सोचते हो वो एक्शन होती है, जो एक्शन होती है वही रिजल्ट मिलता है। सही एक्शन होगी सही रिजल्ट होगा, कैसे होता है इस पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा इनकम टैक्स का सेशन होगा, कैपिटल गेन्स। ओके, फर्स्ट पार्ट होगा कैपिटल गेन्स का। लेट मी टेल यू दैट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कैपिटल गेन्स इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें हमारा हमारा दो वीक्स में डिस्कशन होगा, ये यानी ये वेडनेसडे और नेक्स्ट वेडनेसडे को अगर हम कैपिटल गेन्स पे डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हमारा डिस्कशन होगा डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 टीटीए और टीटीबी पे, दो सेक्शन पे हमारा डिस्कशन होगा। मैं आपको क्विकली बता दूं, जो हर वीक में हम एक या दो डिडक्शन पे डिस्कशन करते हैं। ओके, तो इस बार हम डिस्कशन करेंगे सेक्शन 80 टीटीए और 80 टीटीबी पे, और उसके बाद ऑब्वियसली एट द एंड हमारा क्वेश्चन आंसर सेक्शन का राउंड होने वाला है। Okay, the mindset and networking theme of the week. So are you excited to know this mindset and networking theme? Very important theme, and that is how to put your thoughts before the client. Quickly type in the chat box excited, super excited, जो भी फीलिंग आपके मन में है immediately type that in the chat box, because दोस्तों क्लाइंट आपके सामने बैठा है, कैसे बात करोगे आप? ऐसा कोई सिखाता नहीं है आपको, कोई भी सिखाएगा कि आपको टैक्स की प्रोविजन कैसे है, आपको कोई असाइनमेंट देगा, आप उसका आंसर चेक करेगा, दिस इज व्हाट जनरली इज बीन टॉट इन द इंडस्ट्री। बट क्लाइंट से कैसे बात करता है, क्लाइंट क्वेश्चन पूछता है तो कैसे आपको रिप्लाई करना है, फिर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कितना भी नॉलेज मिले, पर ये अगर आपको नहीं पता है तो वो कन्वर्जन नहीं होता है क्लाइंट का। ओके, so yes, I am asking the feedback, I am expecting feedback from all the participants। ऐसे नहीं है कि मैं सिर्फ पर किसी पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट से ही फीडबैक मांगता हूं, इसका और भी एक रीजन है। बिकॉज जितने आपके सेंस से ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं लर्निंग प्रोसेस में, आपकी लर्निंग बढ़ती है। जैसे आपके आंखें इन्वॉल्व है, कान इन्वॉल्व है, तो उसके साथ जब आपके हाथ इन्वॉल्व होते हैं आपकी लर्निंग बढ़ती है। और इसीलिए मैं आपसे इन बिटवीन जो कमेंट्स या फीडबैक मांगता हूं, एंड दैट अगेंस्ट क्रिएट द एनर्जी इन द रूम। ओके, सो आर यू एक्साइटेड टू नो दिस थीम, हाउ टू पुट योर थॉट्स बिफोर द क्लाइंट? टाइप इन द चैट बॉक्स एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड, जो भी आपको लग रहा है क्विकली टाइप इन द चैट बॉक्स। नाउ लेट्स बिगिन विद द mindset and networking theme, that is how to put your thoughts before the client। okay, तो देखो आपके दो टाइप्स के क्लाइंट्स हो गए। एक तो नया क्लाइंट है जिसके साथ आप पहली बार इंटरेक्शन करो, जैसे फर्स्ट केस, और दूसरा होता है जो आपका क्लाइंट बन चुका है, वो बार बार मिलेगा आपको, करेक्ट? उससे कैसे इंटरेक्ट करोगे, दोनों में भी डिफरेंस होता है। क्योंकि जो नया क्लाइंट होगा ना, वो जजमेंटल होता है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। से आप किसी भी पर्सन को पहली बार मिलते हो तो आप पहले तो आप सोचते हो अरे ये आदमी सही है, अच्छा है या बुरा है, तो ये सब आप सोचते हो, और आप उसको जो वो बात करता है आपसे, उसमें से आप रेफरेंस पॉइंट निकालते हो। किसी ने, लेट टेक द एग्जांपल, थोड़ा मैं एक्सट्रीम बोला, किसी ने अगर लेट टेक द एब्यूसिव लैंग्वेज यूज की, पहली बार आपसे मिला, तो आप आपके उसके बारे में थॉट बदल सकते हैं। वही कोई अगर बहुत डिसेंसी से बात कर रहा है तो आपके उसके बारे में थॉट इमीडिएटली बदल जाएंगे। यानी क्या, इनिशियली जब पहली बार आप बात करते हो, तो मिलते हो, बात करते हो, तो आप जजमेंटल होते हो। पर बाद में मान लो किसी की पर्सनैलिटी आपके मन में प्रिंट हो गई, और बाद में चलो वो बहुत कैजुअली बात करता है, फिर भी उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सेम थिंग हैपन्स विथ क्लाइंट ऑल्सो। और क्लाइंट ज्यादा जजमेंटल होता है बिकॉज वो आपको पैसे पे करने वाला है, तो हमेशा सोचता है वो, अरे मैं जो इस कंसल्टेंट को चूज कर रहा हूँ, ये मुझे ये फ्रॉड तो नहीं करेगा, ये मुझे फंसाएगा तो नहीं, ये चीट तो नहीं करेगा,
दिस इज व्हाट हिज थॉट प्रोसेस विल बी। तो आपको कोई उसको ऐसा कोई भी रेफरेंस पॉइंट नहीं देना है कि जिसके थ्रू उसको ये फील हो। ओके तो पहले तो सी बिफोर सेलिंग योर सर्विसेज यू हैव टू सेल योरसेल्फ फर्स्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है। बिफोर सेलिंग योर सर्विसेज यू हैव टू सेल योरसेल्फ फर्स्ट, बिकॉज जब तक आप खुद को सेल नहीं करोगे तब तक आप आपकी सर्विसेज सेल नहीं कर सकते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्टिकुलरली इन केस ऑफ न्यू क्लाइंट। मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। लेट्स से you opted this education system, कैसे आपने ऑप्ट किया? बिकॉज I have told about myself first, okay, then you opted that. So before going to this education system you evaluated me as a person कि ये जो पढ़ाने वाला faculty ये कैसा है। okay, and this is what is important in the tax consultancy कि आप you have to sell yourself first before selling your services। और ये जो नए client के साथ तो ये होता ही होता है। और इसलिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है इसका आपको ख्याल रखना पड़ता है। पहले तो समझो ये यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्लाइंट साइकोलॉजी। सोचना आपको पता होना चाहिए क्लाइंट कैसे सोचता है, उसका माइंडसेट आपको पता होना चाहिए। अगर ये आपको पता है तो आपका काफी काम इजी होता है। मैं आपको जैसे एग्जांपल देता हूँ से ये कैसे होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेट्स टेक द एग्जांपल से आपका फ्रेंड है। ओके आपके फ्रेंड ने आपको फोन किया, आपकी टैक्स कंसल्टेंसी स्टार्ट की, उसने कहा कि अरे उसका एक रिलेटिव है, वो जो रिलेटिव है वो उसको कुछ टैक्सेशन का रिटर्न फाइल करने का काम है तो वो आपसे मिलना चाहता है। ठीक है, लेट टेक द एग्जांपल, या फिर कंसल्टेशन है जैसे कि उसके लिए वो मिलना चाहता है। और फिर आपने कहा ओके ठीक है, आपने मीटिंग फिक्स की। लेट से किसी आपने कहा कि पर्टिकुलर लोकेशन पे आ जाओ, रेस्टोरेंट है वहां पे, आपने उनको बुलाया। ओके अब यहाँ पे क्या है, आपको भी जाने के पहले ओके मान लो थोड़ा मीडियम साइज अच्छा खासा असाइनमेंट है, तो व्हाट यू नीड टू डू, आपको आपको फ्रेंड को पूछना है कि अरे ये जो जिसको आप रेफर करो कैसा है, इसका बिजनेस कैसे है, पहले उसकी इंफॉर्मेशन लो। ओके ये आदमी कैसा है। ओके फिर ये वो बोले कह रहे नहीं नहीं ये आदमी ना बहुत प्रोफेशनल है, बहुत इसको काम बिल्कुल परफेक्ट चाहिए। और बट पैसे के बारे में इतना इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है इनका। अच्छा अगर आप उनको क्वालिटी सर्विस दोगे तो देयर इज अ फ्लेक्सिबिलिटी, वो कभी पैसे के बारे में निगोशिएट नहीं करते, तो आपको रेफरेंस पॉइंट मिल रहा है। सिमिलरली वो ऐसे भी बोलेगा अरे बहुत कंजूस है ये क्लाइंट, तो पैसा छोड़ता ही नहीं है, तो देन दो रेफरेंस पॉइंट आपके पास है। तो बिफोर द मीटिंग इट इज बेटर टू नो द साइकोलॉजी ऑफ द क्लाइंट, ये आपको काफी हेल्पफुल होता है। फिर जब भी मान लो अभी क्लाइंट, दिस इज द केस स्टडी आई एम प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। अब क्लाइंट आया, आप बैठे, सबसे पहले तो आपको उसको पूछना कि सर हाउ कैन आई हेल्प यू, पहले उसकी सुनो, खुद के बारे में 10 चीजें बनाने से पहले। ओके इनिशियली आप इंट्रोडक्शन कर सकते हो कि आप कंसल्टेंट हो, ये हो, आपने ये काम किया, दैट्स इट, बट देन यू हैव टू आस्क हिम हाउ कैन आई हेल्प यू। फिर जो क्लाइंट जो आपसे बात करता है यू हैव टू लिसन इट वेरी केयरफुली। आपको वहां पे देखा उसके पेन पॉइंट्स क्या है, उसको दर्द क्या है उसका। ओके यू हैव टू बेसिकली अंडरस्टैंड दैट। अब उसका उसका पेन पॉइंट बहुत सारे हो सकते हैं, एक ही टाइप के काम में अलग अलग पेन पॉइंट्स भी हो सकते हैं, अलग अलग क्लाइंट्स के, ऐसे भी होता है। ओके तो आपको अभी मान लो अगर वो कहता है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ से उसने कहा कि अरे डिपार्टमेंट से नोटिस आई है और ये नोटिस जो है वो नोटिस का आंसर देना है, अभी आंसर मैं कैसे दूंगा। अब उसको आपको लग रहा है कि इसको यानी ये बहुत सीरियसली ले रहा है इसको, या फिर वो ऐसे बोल सकता है कि लास्ट 2 साल पहले भी मुझे नोटिस आई थी और तब मुझे पेनल्टी लगी थी, अब मैं क्या करूँ, तो कैसे करना है मुझे, तो मुझे बहुत अच्छे से यानी इसका रिप्लाई करना है, मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझे आगे पेनल्टी लगे, ऐसे बोल सकता है। या फिर ऐसे बोल सकता है कि सर देखो मेरा एक इधर रिप्लाई कर दो ना, क्या है ये मैंने किया था 2 साल पहले भी, सिंपल है एक रिप्लाई कर। तो देखो वो कितना सीरियसली ले रहा है, वो इश्यू कितना सीरियसली है, वो आपको रेफरेंस पॉइंट वहां से क्लिक होता है जब आप क्लाइंट की बात सुनते हो तो। ओके देन अब जब आप क्लाइंट की बात सुनते हो, आप उसके बाद में यू हैव टू डाइजेस्ट दैट, आपको सोचना है। अब देखो एकदम पैरेलल होता है ये, व्हाट आई जनरली डू, लेट मी टेल यू दैट। मेरे सामने क्लाइंट बैठा हुआ है, क्लाइंट जब जब सब बातें करता है तो मेरे इंटरनल माइंड में काफी कुछ चलता है, तब मैं सोचता हूँ कि क्लाइंट के जो काम है ये काम कैसे करना है मुझे। दूसरा मैं मीनवाइल मेरे बैकग्राउंड में ये भी चलता है कि इसको फीस कितनी कोट करना है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज एंड डिस्कशन का होने वाला है फी। ओके और ये ऐसा प्रोफेशन है जिसमें कोई लिमिटेशन नहीं होता है फी का, किस काम की कितनी फी होनी चाहिए, दिस इज अ गुड थिंग इन दिस प्रोफेशन। ओके अब क्वेश्चन है, चलो उसने बताया, सब कुछ बताया,
फिर बाद में आप अगर मान लो ये प्रोसीजरल काम है और आपको पता चल चुका है कि ये काम कैसा काम है, और इफ यू आर कॉन्फिडेंट देन यू कैन मेंशन द प्रोफेशनल फी। अगर उसने पूछा आपको कि सर ये काम है, आपने कहा कि सर मुझे समझा ये काम और मैं हम लोग कर सकते हैं ये, और बिकॉज मैंने ऑलरेडी इस टाइप के काम किए हुए हैं, और डोंट वरी आप मुझे आपका डॉक्यूमेंट्स भेजो। ओके, फिर वो पूछेगा कि सर कितनी फी होगी, तो यू मे से कि सर 5,000 रुपीज मेरी फी है इस काम की। ओके, दिस द फी यू कैन कोट इफ यू आर कॉन्फिडेंट। अच्छा सर मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ फी पे, पता नहीं मुझे अब मैं कितना कोट करूँ बिकॉज मैंने कभी हैंडल नहीं किया ऐसा काम। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, या फिर ये काम जो है वो मुझे सोचना पड़ेगा कितना कितना टाइम लगेगा मेरा, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। तो डोंट वरी, तो ना आप क्लाइंट को बोल सकते हो, देखो कैसे बात करते हैं आप, ऐसे नहीं बोल सकते हो क्लाइंट को कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं घर जाके स्टडी करूंगा फिर मैं आपको बताऊंगा। कभी भी ऐसे, कभी पेशेंट को अगर डॉक्टर ने कहा कि वो उसका पहला पेशेंट है लाइफ में, उस पे जो सर्जरी करेगा, तो पेशेंट कभी सर्जरी करेगा क्या डॉक्टर से? आंसर नहीं करेगा, करेक्ट? तो कभी भी यू शुड नॉट टॉक लाइक दैट। तो आपको उसको कहना है कि सर हम लोग मैं आई एम गोइंग टू टॉक विथ माय टीम इंटरनली एंड देन आई विल कम बैक टू यू, तो आई विल सेंड यू द मेल टुमारो, या मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भेजता हूँ कल, जो डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट। यानी आप इंटरनली डिस्कस कर रहे हो, ये उसको बताओ साथ आपको टाइम मिले। दिस इज द फर्स्ट थिंग, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो इस तरीके से आपको नए क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन करना है। बिकॉज जब भी आप इंटरेक्शन के लिए जाते हो तो जनरली वेयर द फॉर्मल आपकी वेयरिंग होनी चाहिए। ओके, बिकॉज ये जो है आपके बारे में उसके थॉट्स जो है वो अकॉर्डिंगली ही थिंक्स। आप बहुत कैजुअल में जाओगे, शॉर्ट्स में जाओगे, बहुत ही एंड आपका ड्रेसिंग सेंस अगर ठीक नहीं है तो देखो, हमें जो कलर कैसे कलर्स अच्छे लगते हैं, हम जो पहनते हैं उस पे अदर पर्सन उस पे भी हमें जज करता है, और पर्टिकुलरली नया क्लाइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो यू शुड टेक केयर ऑफ दिस फैक्ट्स। ओके, अब नाउ लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट पार्ट हियर। अब जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं कि सर मेरा एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, अब जो उसको मैं बार बार सर्विसेज मैंने ऑलरेडी 4-5 बार सर्विसेज प्रोवाइड की है, मैं उसके ऑफिस में जाता हूँ, वो कभी काम होता है तो जैसे टीडीएस रिटर्न फाइलिंग हुआ या जीएसटी के रिटर्न फाइलिंग के लिए मैं जाता हूँ। अब कॉमन है, हमेशा के लिए हमारा इंटरेक्शन होता है, अब हमेशा हमारा इंटरेक्शन होता है। ठीक है, अब ये क्लाइंट मेरा काफी अच्छा फ्रेंड भी बन गया, या फिर फ्रेंडली मेरी बात होती है उससे, तो अब क्या करेंगे, कैसे बात करना है उससे, हमेशा एक ध्यान में रखो। हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि क्लाइंट और फ्रेंडशिप बहुत डिफरेंस है। बिकॉज फ्रेंड जो होता है ना, उसमें कुछ पैसे का लेन देन नहीं होता है। क्लाइंट जो है वो हमेशा सोचेगा आपको अगर 10,000 दिया तो 10,000 से ज्यादा बेनिफिट चाहेगा। फ्रेंडशिप में ऐसे नहीं होता है। ओके, फ्रेंडशिप वेरी प्योर जनरली। ओके, अब ये क्लाइंट को आप देखो, ऐसा हो सकता है फ्रेंड की जैसे उसको फील होना चाहिए, बट आपके मन में हमेशा होना चाहिए कि ये मेरा क्लाइंट। और ये कब होगा, हमेशा क्लाइंट के साथ बात करते टाइम ऐसी बात मत करो कि जिसमें आप ही का लॉस हो जाए, तो बर्बाद करे अल्फाज मेरे, दिस इज वेरी कॉमन, मैं हमेशा कहता हूं ऐसी बात मत करो क्लाइंट के साथ कि जिससे आपका ही लॉस हो। जैसे कि मान लो आपने क्लाइंट को आपकी इंस्टा स्टोरीज बताई, आपने कहा अरे सर मैं गया था लास्ट मंथ में एक क्लाइंट के पास, तो मैंने मिस्टेक की तो क्लाइंट ने मुझे बहुत चिल्लाया। क्लाइंट, अभी ये सब बोलोगे तो आपकी कुछ वैल्यू नहीं रहेगी इस क्लाइंट के मन में। नेवर टेल योर इंसल्ट स्टोरीज कभी लाइफ में, कभी यानी बचपन की भी मत बताओ, इंसल्ट स्टोरी बताओ ही मत क्लाइंट को। आप फ्रेंड के साथ ये शेयर कर सकते हो, क्लाइंट के साथ कभी मत शेयर करो। क्लाइंट को हमेशा फील होना चाहिए कि यू आर मोर नॉलेजेबल देन हिम, और इसीलिए उसको आपकी जरूरत है। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, क्लाइंट को हमेशा यही फील करवाना है आपको कि उससे वो पर्टिकुलर फील्ड में, हाँ मैं से नहीं बोल रहा हूँ कि बिजनेस में आप उससे नॉलेजेबल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, पर आप टैक्स कंसल्टेंट हो तो उसको हमेशा ये फील करवाओ आप कि उससे ज्यादा नॉलेज आपको है, और ये फील होना चाहिए उसको। देन ओनली ही विल टेक योर सर्विसेज। जिस दिन उसको पता चलेगा आपसे ज्यादा उसको नॉलेज है या आपको नॉलेज नहीं है, आपकी सर्विसेज वहां से खत्म हो जाएगी। वो फ्रेंडशिप बरकरार लेटर ऑन हो सकती है, बट क्लाइंटशिप खत्म हो जाएगी, और आपका इनकम ही इंपॉर्टेंट है। ओके, यू हैव टू फोकस ऑन दैट। पास्ट मिस्टेक्स के बारे में मत बताओ। जैसे आपने कोई मिस्टेक की और फिर दूसरे क्लाइंट को नोटिस आई, तो इसको क्लाइंट को मत बोलो कि मैंने उस क्लाइंट के यहाँ पे मिस्टेक की थी, उसको नोटिस आई। ओके, फिर मैंने वो नोटिस भी सॉल्व की, ऐसे मत बोलो।
आपको लगेगा कि मैंने नोटिस सॉल्व की है तो मैं अच्छी बात बता रहा हूँ, बट आपने मिस्टेक की ना, ये वो ज्यादा ग्रास्प करेगा। यू शुड नॉट टेल दैट। देन क्लाइंट के स्टाफ के साथ कभी भी गॉसिपिंग मत करो, बिकॉज दिस इज अगेन अ वेरी कॉमन मिस्टेक जनरली टैक्स कंसल्टेंट टू। जैसे कि मान लो सी, आप क्लाइंट के ऑफिस में जाते हो, उसका स्टाफ है 10-12 लोगों का, ओके। आप जब जाते हो तो देखो उसका स्टाफ होता है, वो दिन भर वो वहीं पे रहते हैं, okay? तो उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स होती है। अब जैसे कि कंपनी का, लेट टेक द एग्जांपल से, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। से मान लो कंपनी में क्लाइंट के साइड पे गए, वहां पे अकाउंट्स डिपार्टमेंट है जहाँ पे 4 एम्प्लॉयज है, एक अकाउंट्स का हेड है चारों का, और दूसरा उसका असिस्टेंट है। अब पर्टिकुलर उस दिन पे हेड आया नहीं तो असिस्टेंट है, असिस्टेंट ने कहा उसके हेड के बारे में कंप्लेन किया, कंप्लेन ने आपको ऐसे बता दे उसका फ्रस्ट्रेशन वो निकाल रहा था, तो आप उसके सामने थे, तो उसने कहा कि अरे मेरा बॉस है, सपोर्ट नहीं करता है, फिर मुझे छुट्टी भी नहीं देता है, बहुत खड़ूस है, ये है वो है। आप कभी मत बोलो अच्छा तेरा बहुत, हाँ सच में तेरा बात बहुत खड़ूस है, नेवर टेल एनीथिंग निगेटिव। ओके, आप सुनो, चाहे तो उसको मत बोलो कि तू मत बता, मुझे सुनना नहीं है, उस असिस्टेंट को मत बोलो, सब सुनो आप। ओके, बट कभी भी उसके बॉस के बारे में बुरा मत बोलो। क्या होता है, लेट मी टेल यू दैट, ओके, बाद में यही असिस्टेंट है वो उसके बॉस को बोलेगा कि ये कंसल्टेंट बोल रहा कि सच में आप बहुत खड़ूस हो, आपका काम ही खत्म हो जाएगा वहां से। नेवर इन्वॉल्व इनटू द इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ द क्लाइंट। आप सुनो, ओके, सुनने में कुछ नहीं है, बट रिएक्ट मत करो ज्यादा उस पर। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, यू शुड फॉलो दैट। और ये जब दिस इज द प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनल इज नॉट द क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल शुड बी माइंडसेट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऐसे बहुत सारे प्रोफेशनल्स है, प्रोफेशनल का प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है बट वो अर्न नहीं कर पाते इंडस्ट्री में, बिकॉज उनके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है पर माइंडसेट नहीं है प्रोफेशनल, और जो कोई सिखाता नहीं है इंडस्ट्री में, लेट मी टेल यू दैट। और ऐसे बहुत सारे कंसल्टेंट्स है जिनके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है पर वो बहुत इनकम अर्न करते हैं बिकॉज उनका माइंडसेट प्रोफेशनल है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि प्रोफेशनल इज शुड नॉट बी द क्वालिफिकेशन, इट शुड बी द माइंडसेट। क्वालिफिकेशन और माइंडसेट दोनों प्रोफेशनल है तो फिर तो सवाल ही नहीं, यानी इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑलवेज। ओके, देन कभी भी क्लाइंट के स्टाफ के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज मत भूलो। अगेन आप ही आपके पैर पे ही आप कुल्हाड़ी मार रहे हो, क्योंकि मान लो लेट से आपने क्लाइंट के स्टाफ ने कहा, आपकी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई उससे, उसने कहा सर मेरे लिए जॉब देखो ना कहीं पे मिलता है क्या, मेरी कंपनी में मैं बोर हो चुका हूँ। और आपने उसके पास, आप क्योंकि वो चाहता है, उसको पता है कि आप बहुत सारे कंपनीज में जाते, आपने उस क्लाइंट के स्टाफ को दूसरे आपके क्लाइंट के यहाँ पे प्लेस किया। अब ये बाद में यही, ये जो जिसको आपने प्लेस किया उसके बॉस को बोलेगा कि अरे कंसल्टेंट ने मेरा काम किया है, वो बॉस क्या सोचेगा, अरे मेरा मेरा आदमी तेरी वजह से छूटा है ना, चलो अब तेरी सर्विस ऐसी नहीं लूंगा, तो हो गया आपका काम, प्रॉब्लम क्रिएट हो गया आपके इसमें। लेट मी टेल यू दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देन बी प्रोफेशनल, प्रैक्टिकल एंड स्मार्ट, जो मैंने ऑलरेडी कहा आपको, यानी आपको तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या क्या बोलने से अच्छा क्या नहीं बोलना है ये पता होना चाहिए। आप जब क्लाइंट से इंटरेक्ट करते हो तो एक बार वापस रिपीट करो, क्या बोलने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं बोलना चाहिए। ओके, एंड देन जैसे मैंने कहा, ऑलरेडी रिमेंबर द डिस्टिंक्शन बिटवीन द फ्रेंडशिप एंड द क्लाइंटशिप, तो दिस इज ऑल अबाउट द present and a today's mindset and networking theme. So I want to know your learning. Quickly type your learning in the chat box. I'm giving you 30 seconds time and I want to have the learning from each participant. Okay, I'm giving 30 seconds. By that time I am just muting myself so that you will get the time. I want to know your learning in one sentence. Quickly type in the chat box and then we'll again resume the session. Okay, now let's begin with the next part. I am very very glad to see your comments here. और मैं आपको वापस बताना चाहता हूँ why I am asking you the comment. एक तो ये रूम में एनर्जी क्रिएट हो, दिस इज फर्स्ट थिंग। दूसरा, हर पार्टिसिपेंट की लर्निंग अलग अलग होती है। आपकी लर्निंग कोई और पार्टिसिपेंट को वो क्लिक होगा कि अरे हाँ ये भी तो लर्निंग है, या किसी दूसरे की लर्निंग आपको भी क्लिक होगी, अरे ये भी तो लर्निंग है। इन शॉर्ट लर्निंग बढ़ेगी इस ओवरऑल एक टाइम स्पैन में, जितना भी आप पे आपका टाइम डिवोट कर रहे हो। एंड आई वांट यू टू गेट द बेस्ट वैल्यू फ्रॉम टुडेज सेशन। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेशन एंड दैट इज द इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स में हमारा डिस्कशन होने वाला है कैपिटल गेन्स। दोस्तों
कैपिटल गेन बहुत सारे क्यूरीज होती है लोगों को कि सर कैपिटल गेन अगर आप एक्चुअली अगर आप बुक पढ़ोगे सीए फाइनल की अगर कोई भी बुक अगर आप देखोगे इट इज मिनिमम 200 पेजेस चैप्टर। सर 200 पेज आप पढ़ाओगे हमें? लेट मी टेल यू दैट देयर इज नो नीड टू रीड एवरीथिंग। मैं जो आपको आज पढ़ाऊंगा यू कैन कैटर योर सर्विस। आज यानी आज का सेशन और नेक्स्ट सेशन, 2 सेशन होंगे हमारे कैपिटल गेन्स के। यू कैन इजीली प्रोवाइड सर्विसेज टू 90% क्लाइंट्स, इवन मोर देन 90%। मैं बहुत ही सेफर साइड में बोल रहा हूँ, 90%, 95% समझो। और जो मैं बता रहा हूँ यू टू डू ओनली दैट, नथिंग एल्स। कुछ नहीं अदर करना है आपको। और आपको इतना इजी लगेगा जब हमें बात आगे मैं डिस्कशन करूंगा आपको, यू विल फील दैट कि अरे कैपिटल गेन मैंने कभी सोचा नहीं था ये इतना इतना इजी है, इतना मैंने सोचा था कि बहुत टफ है। ओके, पर ये तब होगा जब आप इन्वॉल्व रहोगे। अगर आपका अगर ऐसा कुछ चल रहा है मन में कि सर 8:30 बज गए, मैं खाना खा लूँ अब, ओके फिर बाद में देखेंगे, डोंट डू दैट। ओके, बिकॉज दिस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको नोट्स बनानी है। एंड नाउ लेट्स प्रोसीड विद द कैपिटल गेन्स। पहले समझो दोस्तों, देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम, और ये जो पांचों हेड्स है उसमें से 4 हेड्स जो है वो नाम से पता चल जाता है आपको कि क्या क्या उसमें टैक्सेबल है। जैसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो आप बोलोगे सर रेंट टैक्सेबल है। सैलरीज है, सर उसमें तो एम्प्लॉय को सैलरी मिल रही है वो टैक्सेबल है। प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, सर जो बिजनेस में प्रॉफिट मिल रहा है वो टैक्सेबल है। ओके, पर सर कैपिटल गेन्स में टैक्सेबल है क्या? नाम से कुछ पता नहीं चलता है। ओके, और इसलिए लगता है लोगों को अरे तो बहुत टफ हो सकता है। चलो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये इतना इंपॉर्टेंट हेड ऑफ इनकम है, क्लाइंट्स को हमेशा सर्विसेज लगती है। चलो इस लेट्स अंडरस्टैंड दिस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ दिस चैप्टर। सबसे पहला, कैपिटल गेन कैलकुलेशन इज नॉट फॉर क्लाइंट्स टी, यानी क्लाइंट खुद कैलकुलेशन नहीं कर पाता है मेजोरिटी ऑफ केसेस में। अब मान लो सैलराइड 100 सैलराइड एम्प्लॉयज है, तो उसमें से 50 सैलरीड एम्प्लॉय उनका रिटर्न खुद फाइल करेंगे। 50 रिटर्न ही कंसल्टेंट के पास आएंगे, 50 लोगों के, बिकॉज वो खुद फाइल करना जानते हैं। पर वही 100 कैपिटल गेन्स के रिटर्न है, तो उसमें से 10 ही रिटर्न क्लाइंट खुद फाइल कर पाते हैं जो रियली इन्वॉल्व है। ओके, 90 क्लाइंट उनके रिटर्न टैक्स कंसल्टेंट से फाइल करवाते हैं। यानी इसका मतलब आप समझो कितना बड़ा स्कोप है इसमें। दिस इज फर्स्ट थिंग, यानी क्लाइंट खुद नहीं कैलकुलेट कर पाता है, यानी रिटर्न फाइलिंग में बहुत स्कोप है। दूसरा, रिटर्न फाइलिंग की फी भी ज्यादा होती है। आपने लेट टेक द एग्जांपल से आपने सैलरी रिटर्न फाइल किया, हाउ मच अमाउंट यू विल चार्ज? 500, 1000, 1500, दैट्स इट। कभी ऐसे नहीं होगा कि सैलरी रिटर्न की फी आपने 5000 चार्ज की, बट कैपिटल गेन रिटर्न की फी आप 5000 भी चार्ज कर सकते हो। ओके, कंफर्टेबली 2500 तो आप चार्ज कर ही सकते हो। ओके, तो इसलिए आपको ये रिटर्न फाइल करना आना चाहिए, करेक्ट। और ये चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है, टैक्स प्लानिंग में इसकी बहुत बहुत अहमियत है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द टैक्स प्लानिंग, बिकॉज ऐसी छोटी छोटी टिप्स से थाउजेंड्स ऑफ रुपीज आप क्लाइंट का बहुत इजीली सेव कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली इसमें सबसे ज्यादा कंसल्टेंसी क्लाइंट को लगती है कैपिटल गेन्स में। तो देखो मैंने इंपॉर्टेंस आपको बताया, अब इसके बाद आपकी इन्वॉल्वमेंट है। आई एम गोइंग टू टेल यू ईच पॉइंट इन वेरी सिंपल मैनर। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट हियर, कि ये कैपिटल गेन ये किस ट्रांजैक्शंस पे एप्लीकेबल होता है। तो पहले समझो कैपिटल गेन। अब वैसे थ्योरेटिकली तो बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हैं, पर आपके सामने, ओके, आपके सामने ये जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ ये सब कुछ, ओके, इट इज ओके, दीज आर द ओनली ट्रांजैक्शन जो 95% क्लाइंट्स आपको लेके आएंगे। ओके, 95% जो आपका काम बन जाएगा। तो आपको यही पे फोकस करो, यू विल कम टू नो दैट। एक तो कोई अगर शेयर सेल करता है, एंड नाउ डेज कैपिटल गेन, ये जो रिटर्न का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गया है, बिकॉज कोविड के बाद में अब डीमैट अकाउंट्स काफी ज्यादा हो गए लोगों के। और ये ऑलमोस्ट यानी अब सैलरीड एम्प्लॉय का तो डीमैट अकाउंट होता है, तो कुछ ना कुछ जो ट्रांजैक्शन करता है, और कैपिटल गेन का रिटर्न उसको फाइल करना, ऑब्वियसली वहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। शेयर्स में रेसिडेंशियल फ्लैट कोई सेल करता है, या कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी सेल करता है, या कोई गोल्ड सेल करेगा, ज्वेलरी सेल करेगा। पर इसमें से ये जो मेन जो है आपके पास, जो 90% जो क्लाइंट्स आते हैं वो आपके पास इस सेक्टर से होते हैं। लेट मी टेल यू दैट दिस इज, ये तीनों से ही होंगे। ओके, अभी तक के मेरे 16 इयर्स के करियर में, ओके, मैं वापस आपको बता रहा हूँ, इसका गोल्ड सेल किया सर, मुझे मेरा कैपिटल गेन करो, एक भी क्लाइंट नहीं आया, एक भी क्लाइंट नहीं आया।
100% क्लाइंट इसी से आए हैं एंड इवन और ओके। तो देखो मैं तो 100% बोल रहा हूँ, तो ये अगर पता चला आपको तो हो गया, यू आर मास्टर इनटू द कैपिटल गेन्स। ओके चलो क्या करना है आपको आगे अब मैं बताऊंगा। तो ओनली फोकस ऑन दिस शेयर्स के साथ क्या होगा, एक म्यूचुअल फंड्स आएगा आपके पास, दैट्स इट। ओके तो ट्रीटमेंट सेम है ना। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। तो आपको पहले समझना है कि ये कैपिटल गेन्स की चार्जेबिलिटी क्या होती है। चार्जेबिलिटी का मतलब होता है टैक्सेबिलिटी। चलो थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है, मैं इजी लैंग्वेज में आपको बताऊं। चार्जेबिलिटी का मतलब ऐसा क्या होगा तब कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा। एक बार वापस, ऐसा क्या होगा कि कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा, ऐसी कौन सी एक्टिविटीज, कौन से इवेंट जनरेट होंगे तब कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट का कहना है कि देखो ये जो कंडीशंस है ना नीचे दी हुई 3 कंडीशन, ये अगर आपकी सेटिस्फाई हो गई तो कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा, दैट्स इट, इतना सिंपल। पर सर ये तीनों में से एक भी कंडीशन, एक आध कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो क्या, तो फिर टैक्स पे नहीं करना, यानी कैपिटल गेन में चार्ज नहीं होगा। यानी इस साइड में टैक्सेबल करने के लिए ऐसा क्या होना चाहिए कि जिसकी वजह से कैपिटल गेन टैक्स करना पड़ेगा। तो ये 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन, देयर शुड बी कैपिटल एसेट, फिर वो कैपिटल एसेट सेल होनी चाहिए और कैपिटल गेन जनरेट होना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ऑफलाइन एग्जांपल से। आपके पास अलमारी है, अलमारी में 5 कंपार्टमेंट है। पहले कंपार्टमेंट में लेट टेक द एग्जांपल, आप आपके शर्ट्स है। सेकंड कंपार्टमेंट में ट्राउजर्स है। थर्ड कंपार्टमेंट में लेट से बुक्स रखी है। फोर्थ कंपार्टमेंट में लेट लेट टेक द एग्जांपल से थोड़ी ग्रोसरी का कुछ सामान रखा है। लास्ट कंपार्टमेंट में ऐसे सटर फटर सामान, ठीक है। तो आपका जो सेकंड नंबर का कंपार्टमेंट है उसमें आपने ट्राउजर्स रखे। अब लेट टेक द एग्जांपल, आपने ट्राउजर अगर परचेस किया तो आप कहाँ रखोगे उसको, फर्स्ट कंपार्टमेंट में रखोगे, सेकंड सेकंड में रखोगे। यानी सेकंड कंपार्टमेंट में वो पर्टिकुलर वो जो कमोडिटी रखने के लिए क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो कंडीशन ये कि वो ट्राउजर होना चाहिए। ट्राउजर अगर होगा तो आप सेकंड कंपार्टमेंट में उसको प्लेस करोगे। सेम थिंग हैपेंस हियर कि सर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो इसका जो इनकम है हम कैपिटल गेन में कंसीडर करेंगे। पहले कंडीशन है देयर शुड बी कैपिटल एसेट। अब क्वेश्चन ये कि सर ये कैपिटल एसेट है क्या, तो चलो अब हम इसके बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। इन द नोट नंबर 1 लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द कैपिटल एसेट। तो अब कैपिटल एसेट का मतलब देखो, कैपिटल एसेट इंक्लूड्स क्या क्या आ सकता है कैपिटल एसेट में, जब मैंने ऑलरेडी बताया आपको। मैंने अभी बोला सेल ऑफ रेसिडेंशियल फ्लैट, शेयर, डिबेंचर, ये सब कुछ कैपिटल एसेट्स। इतना सिंपल है, बस ये आपको पता होगा। बस ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर ही नहीं रहा हूं, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अच्छा कैपिटल एसेट में क्या इंक्लूड नहीं होता है, गवर्नमेंट ने कहा कि देखो इसको हम कैपिटल एसेट नहीं कहेंगे। रूरल एग्रीकल्चरल लैंड ये कैपिटल एसेट नहीं है। क्यों नहीं है, चलो अब देखो इंडिया में जो बेसिकली रूरल यानी जो फार्मर्स है, ओके, उनका जो बेसिकली जो उनको इनकम आता है उस पर टैक्स नहीं है। यानी फार्मर से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है उसमें टैक्स नहीं है। जीएसटी में भी एग्जम्पशन दिया है बहुत सारे एक्टिविटी। तो गवर्नमेंट का कहना है कि देखो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड फार्मर्स की है, वो बेचेंगे नहीं लेंगे हम, ठीक है। हम आगे और डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। अब इतना समझो, यानी फार्मर से गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेना चाहती है, दैट्स इट्स वेरी सिंपल। दूसरा, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस। अच्छा सर ये क्या हो गया, ये स्टॉक रॉ मटेरियल स्टॉक, यानी जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक ग्रोसरी मार्ट है, किराना किराना शॉप, उसके पास स्टॉक है ना। आप जाते हो ना किराना, बहुत सारे वहां पे आपको दिखेंगे से बहुत सारे स्टफ्स होंगे, साबुन, ये टूथपेस्ट, बहुत सारे स्टफ्स होंगे, उसका तो स्टॉक हुआ है। अब ये स्टॉक जब बेचेगा वो, ये भी तो एसेट ही है ना। मैं सिंपल है, मैं कैपिटल एसेट, यानी एसेट ही है। हम जो बात कर रहे हो एसेट की है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी एसेट है, कमर्शियल प्रॉपर्टी वो एसेट ही है, शेयर्स एसेट है, ज्वेलरी एसेट है। पर सर क्या फिर जो स्टॉक है वो एसेट नहीं है क्या? हम तो इसको बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाते हैं, यस वो भी एसेट है, समझो वो भी एसेट है, एसेट नहीं है ऐसे नहीं है। पर गवर्नमेंट ने कहा हम इसको कैपिटल एसेट नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? बिकॉज जो जैसे
जैसे किराना शॉप में जो उसके पास जो गुड्स है, फिनिश गुड, वो सेल करेगा ना, प्रॉफिट जनरेट होगा, वो अदर हेड में टैक्सेबल है। प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन वो अलग हेड है। अब यहाँ पे उसको टैक्सेबल करेंगे तो वो बेसिकली क्या होगा, फिर वो मर्ज होगा कि सर कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा या प्रॉफिट एंड गेन बिजनेस प्रोफेशन में, दोनों हेड्स में एक ही इनकम कैसे टैक्सेबल होगा। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा नहीं, हम निकाल देंगे कैपिटल गेन चैप्टर से इसको निकाल देंगे। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा तो ये जो है ये जो इस पर टैक्स नहीं होगा कैपिटल गेन में। ओके, रूरल एग्रीकल्चर है, ऑलरेडी मैंने बताया। पर्सनल इफेक्ट जो बहुत पर्सनल चीजें होती है, जैसे शूज हुए पर्सनल, या फिर लेट टेक द एग्जांपल से पर्सनली कपड़े हो गए जो पर्सनली यूज किए हैं। ओके, ऐसे पर्सनल जो भी चीजें है ना, गवर्नमेंट ने कहा नहीं नहीं, इसके बहुत छोटे मोटी चीजें हैं, उस पर हम टैक्स उनको टैक्सेबल नहीं करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पे कि सर ये रूरल एग्रीकल्चरल लैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि बहुत सारे इसमें कॉम्प्लिकेशंस है, बहुत सारे मेरे पास केसेस भी आई है इसके ऊपर, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक होने की बहुत पास पॉसिबिलिटी होती है। अब चलो अब मैं कंक्लूड करता हूँ कि अगर मान लो कोई रूरल एग्रीकल्चरल लैंड सेल करता है तो उस पे सर टैक्स कैपिटल गेन पे कैपिटल गेन चार्ज नहीं होगा तो क्या किसी और हेड में आएगा? तो नहीं आएगा, एग्जम्प्टेड है, गवर्नमेंट उसको एग्जम्प्टेड किया हुआ है, टैक्स ही नहीं आता है। पर मैं किस प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, लोगों को सिर्फ इतना याद रहता है कि रूरल, यानी उनको सिर्फ एग्रीकल्चरल लैंड याद रहता है, उनको लगा एग्रीकल्चरल लैंड कोई सेल करेगा तो टैक्स नहीं आता है, बट ऐसे नहीं है। मैं रूरल एग्रीकल्चरल लैंड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, मैं एग्रीकल्चर लैंड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, है ना। इसका मतलब मैंने आपको मैसेज दिया है, अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड अगर है तो दैट इज टैक्सेबल। अच्छा, अब क्वेश्चन है सर व्हाट इज अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड, तो अब ये समझो, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो केसेस आपके पास आएंगे जब आप काम करोगे। ठीक, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सी हियर व्हाट इज कॉल्ड एज अ अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि जो कंसेप्ट है, ओके, तो लेट मी एक्सप्लेन यू दिस। अब जैसे मैं पॉपुलेशन, जैसे पॉपुलेशन गवर्नमेंट दिए, so I am, my handwriting is been compromised because I am I'm not, I have not folded my laptop. So मान लो let's take the example, population अगर 100 से 10,000 है, तो गवर्नमेंट का कहना है कि रूरल एग्रीकल्चरल लैंड के लिए, लेट मी फर्स्ट राइट दिस एंड देन आई विल एक्सप्लेन। ओके, तो 2 किलोमीटर तक का जो एरिया है वो कवर होता है। ओके, 1 0 से 1 लाख, नॉट 10,000। देन 1 लाख से 10 लाख अगर पॉपुलेशन होती है तो उस केस में 6 किलोमीटर, और ग्रेटर देन 10 लाख अगर पॉपुलेशन है तो 8 किलोमीटर तक जो एरिया है वो अर्बन लैंड कंसिडर किया जाता है। लेट मी एक्सप्लेन दिस। सी, जैसे अब मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, अब ये कैसे कैलकुलेट होता है समझो कि अब जैसे ये है, लेट टेक द एग्जांपल, हम एग्जांपल लेते हैं एक सिटी का, इंदौर। अब इंदौर की पॉपुलेशन है ग्रेटर देन 10 लाख, करेक्ट। अब कैसे कैलकुलेट होता है, गवर्नमेंट का कहना क्या है, जो अब ये जुरिस्डिक्शन है इंदौर का, यानी इंदौर का जो म्यूनिसिपालिटी का जुरिस्डिक्शन कहाँ जहां पे खत्म होगा वहां से ये काउंटिंग स्टार्ट होता है। यानी अब जैसे ये जुरिस्डिक्शन खत्म होने के बाद, अब जैसे मान लो ये हो गया 2 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर का एरिया, ठीक है। फिर अब देखो डिपेंड्स, अब ये 6 किलोमीटर, कहां से, जुरिस्डिक्शन से 6 किलोमीटर, या फिर ये है 8 किलोमीटर। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे 8 किलोमीटर, यानी ये जो जुरिस्डिक्शन से 8 किलोमीटर, तो गवर्नमेंट का कहना है, अब इंदौर है, इंदौर के लिए 8 किलोमीटर, यानी गवर्नमेंट का कहना है कि देखो, अब समझो ये इंदौर की जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जो बाउंड्री खत्म हो जाती है, वहां से 8 किलोमीटर तक जो भी लैंड होगी वो अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड है। मान लो यहाँ पे कोई लैंड है, अच्छा, ये कौन सी लैंड है, यहाँ पे ये लैंड है और ये एग्रीकल्चरल है। लेट मी टेल यू दैट एग्रीकल्चर यानी यहाँ पे फार्मर है, किसान की लैंड है ये। ओके, अब ये किसान बेचेगा और उसको प्रॉफिट मिल रहा है, तो क्या ये, पहले तो ये समझो, क्या कैपिटल एसेट है? आंसर है यस है। पर सर ये किसान की है, ये तो फसल वहां पे, लेट मी दिस इज द कैपिटल एसेट।
यानी ये बेचेगा, प्रॉफिट जनरेट होगा तो कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा। अब क्वेश्चन है सर ये तो नाइंसाफी हो रही है फार्मर के साथ। चलो अब मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। अब जो आप कोई भी सिटी देखो, बड़ी सिटी, वहां से 10-10, 15-15, 20-20 किलोमीटर तक की लैंड जो है उस पे, उनमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किसका होता है? बिल्डर्स का। करेक्ट। वो ऑलरेडी परचेज करके रखते हो, तो उनको पता है कि 20 साल के बाद में ये सिटी इतनी बड़ी होने वाली है। और ये जो बिल्डर्स लॉबी है उनका इंटरेस्ट खेती करने में होता है या वहां पे कमर्शियल एक्टिविटी, कंस्ट्रक्शन या कमर्शियल प्रॉपर्टी में होता है? आंसर है ऑब्वियसली उनको कमर्शियल यूज करने होते हैं प्रॉपर्टी। और इसीलिए अगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से 8 किलोमीटर तक की भी लैंड, इसकी प्राइस बहुत ज्यादा होती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, रूरल लैंड, किसी गांव में, जैसे कई गांव में लेट से एक लैंड है जहाँ पे फार्मर बेसिकली वो खेती करता है। पर एकड़ लैंड की कितनी कॉस्ट होगी? 10 लाख रुपए होगी ज्यादा से ज्यादा। और वही 1 एकड़ लैंड अगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अगर 8 किलोमीटर के अंदर है एग्जाम्पल, तो वो 1 एकड़ लैंड की क्या प्राइस? सिर्फ 10 लाख होगी। आंसर नहीं, इट कुड बी 1 करोड़। अभी 1 करोड़ लैंड की प्राइस कैसे हुई? क्या इतना फसल वहां से जनरेट होती है? आंसर नहीं। फसल तो उतनी ही होगी जो गांव में लैंड है, पर ये इसलिए बिकॉज यहाँ से आगे कमर्शियल यूज होगा। गवर्नमेंट को पता ही है, और गवर्नमेंट ने कहा कि ये लैंड भले ही एग्रीकल्चरल है, पर ये लैंड जो बिल्डर्स के लिए सुटेबल है, इस पे हम टैक्स लगाएंगे बिकॉज ये है अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। अब क्वेश्चन है कि सर यहाँ पे भी लैंड है म्यूनिसिपैलिटी के जुरिस्डिक्शन में, ये तो 100% अर्बन है, कोई कोई उसमें शक ही नहीं है। जुरिस्डिक्शन में भी होती है लैंड, कभी कभी देखा है पुणे में तो बहुत सारे लैंड है ऐसे कि जो पुणे जुरिस्डिक्शन में है। ओके। आज और खेती कर वहां पे हो रही है, क्योंकि वो ओनर बेच ही नहीं रहा है उसको, उसकी प्राइस बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। वो बेचेगा तो यस, वहां पे उसको कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। तो दिस इज व्हाट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि सर चलो आपने मुझे हमें तो बता दी प्रोविजन, प्रॉब्लम क्या था ये प्रोविजन का, तो अब मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। अब जैसे कि लेट मी गिव द एग्जांपल ये। अब फार्मर है, एक फार्मर है, उसकी लैंड है यहाँ पे। अब ये फार्मर ने कभी भी, अब इसने कभी भी लाइफ में टैक्स पे नहीं किया, बिकॉज ये फार्मर है। ये जो भी उसका प्रोडक्शन होता है वो सेल करता है, कभी टैक्स पे करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बिकॉज जो जो प्रोड्यूस आता है वो उस पर एग्जम्प्टेड है, ये करेक्ट, इनकम टैक्स में कभी भी उसको पे नहीं किया, तो उसको पता ही नहीं है कि उसको कभी टैक्स लगेगा। अब क्या हुआ, एक बिल्डर ने अप्रोच किया। अब ये है बिल्डर। अब ये बिल्डर ने अप्रोच किया इस फार्मर को और कहा कि देखो तेरी जो लैंड है ना, ये चलो मुझे बेच बेच दो। तो ये बिल्डर ने क्या किया, अब देखो यहाँ पे, अब फार्मर को पता है आजू बाजू में लैंड की कितनी, तो उसने कहा कि मेरी ये 1 एकड़ लैंड 1 करोड़ रुपीज में बेचता हूँ मैं। अभी बिल्डर ने क्या किया पता है क्या, बिल्डर ने इसको 1 करोड़ रुपीज पे किया। अच्छा, ये 1 करोड़ उसको पे किए बिल्डर ने, कैसे पे किए सर? कैश में पे किए क्या? आंसर है नहीं, बिल्डर कैश में पे नहीं करेगा, जानबूझ के पे नहीं करेगा, क्योंकि उसको बिजनेस में इसका डिडक्शन मिलने वाला है। लक्ष्य ध्यान में रखो, ये डिडक्शन, इनकम टैक्स उसको बेनिफिट मिलेगा। बिल्डर वो उसके अकाउंट में पे करेगा 1 करोड़ रुपीज। ओके। अच्छा, डिडक्शन याद नहीं आ रहा है? यू हैव टू सी द कोर्स इंडिपेंडेंट टैक्स कंसल्टेंसी ब्लूप्रिंट। ओके, मैंने सब कुछ डिडक्शन क्या है, एग्जाम्पशन क्या, सब कुछ एक्सप्लेन किया है। तो अभी 1 करोड़ रुपीज ये फार्मर के अकाउंट में डिपॉजिट हुए। अब फार्मर को तो पता ही नहीं है, लाइफ में कभी टैक्स ही पे नहीं किया, तो कुछ नहीं, 6 महीने बाद उसको नोटिस आती है, बिकॉज वो जो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है इनकम टैक्स में रिपोर्ट होता है। बैंक ने रिपोर्ट किया कि एक फार्मर के अकाउंट में 1 करोड़ रुपए आया। घर बैठे नोटिस आ गए कि यस, कि आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपीज डिपॉजिट हुए हैं। अब बताओ ये कैसे आए 1 करोड़ रुपीज? यानी आपने तो कैपिटल गेन रिटर्न भी फाइल नहीं किया है, 2-2 साल के बाद में भी क्यूरी आती है। फिर ये क्वेश्चन आता है कि अब आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी, यानी कितना बड़ा प्रॉब्लम हो, ऐसी केसेस आपके पास आएगी। दोस्तों मैं एक बार वापस आपको बता रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट है हम वो बहुत डेप्थ में डिस्कस करते हैं, जो इंपॉर्टेंट नहीं है आई एम नॉट इवन गोइंग टू कवर दैट पार्ट। ओके, दिस इज व्हाट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हियर। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड विद दिस। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, पहला पार्ट तो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया कि देयर शुड बी द ये वाला पार्ट कि कैपिटल एसेट। ओके, तो कैपिटल एसेट में रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, ये तो मैंने ऑलरेडी बताया, ये भी मैंने बताया, तीनों मैंने कवर किया। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट हियर
कि ऑलरेडी मैंने बताया आपको कि ये चारों के ही आपको ज्यादा से ज्यादा जो है वो केसेस आपके पास आने वाली है। तो उनमें से मेजर तो 3 ही है ऊपर का जो मैंने बताया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रांसफर। अच्छा ये क्या है ट्रांसफर, कहाँ से आ गया ये टर्म? अब देखो, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस। मैंने कहा था आपको चार्जेबिलिटी, देयर आर 3 कंडीशन। पहली कंडीशन कैपिटल एसेट है, हमने कवर किया। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि कैपिटल एसेट, दूसरी कंडीशन क्या है कैपिटल गेन टैक्स चार्ज करने के लिए? द कैपिटल एसेट शुड बी ट्रांसफर्ड। क्वेश्चन है सर, ट्रांसफर्ड और सेल में कोई डिफरेंस है क्या? यस, ओके। तो ट्रांसफर और सेल में कोई डिफरेंस है क्या? तो यस, देयर इज अ डिफरेंस इन ट्रांसफर एंड सेल। ओके, कैसे सर, कैसे? तो देखो, कोई भी अगर ट्रांजैक्शन, अगर ट्रांसफर का, अगर मान लो अगर हम कहते हैं कोई भी ट्रांजैक्शन, ओके, तो ट्रांसफर का मतलब है कि, चलो मैं सेल का एग्जांपल देता हूँ। सेल, कोई भी ट्रांजैक्शन सेल ट्रीट करने के लिए 5 एलिमेंट्स होने चाहिए। पहला एलिमेंट, देयर शुड बी द बायर। सेकंड, देयर शुड बी द सेलर। देयर शुड बी एग्रीमेंट टू सेल, समझो बहुत इंपॉर्टेंट, एग्रीमेंट टू सेल। ओके, एंड देयर शुड बी देन फोर्थ कंसिडरेशन, लेन देन भी तो होनी चाहिए पैसों की या कुछ कंसिडरेशन। एंड देन प्रॉपर्टी इन गुड्स शुड बी ट्रांसफर, यानी ओनरशिप ट्रांसफर होनी चाहिए। 5 कंडीशन है सेल में। इसमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई तो ये सेल नहीं हुआ। ओके, एज सिंपल एज दैट। पांचों कंडीशन में एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाइड नहीं हुई तो सेल नहीं होगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सेल, एक कंडीशन मैंने बताया आपको, देयर शुड बी एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट यानी सेलर एग्री है बेचने के लिए, इन शॉर्ट एग्रीमेंट टू सेल। एग्री नहीं है तो सवाल ही नहीं है, वो सेल ही नहीं होगा। वो एग्री नहीं हो रहा है, ये सेल नहीं है। बट कोई एग्री नहीं होता है और उससे प्रॉपर्टी अगर ली तो ये हो जाएगा ट्रांसफर। एग्जांपल बताता हूँ। सेल, हाईवे बनाने का काम चल रहा है, और ये जो हाईवे है ये किसी के प्रॉपर्टी से होके जाने वाला, जो प्रॉपर्टी का ओनर है, लेट्स उसकी बिल्डिंग है और बिल्डिंग से होकर वो हाईवे जा रहा है, और बिल्डिंग अब डिमोलिश करनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट ने उस ओनर को कहा कि देखो भैया, हम ये बिल्डिंग दे दो, हम पैसा दे देंगे आपको बिल्डिंग का। उसने कहा नहीं नहीं, ये मेरे पुरखों की बिल्डिंग है, मैं ऐसे ही नहीं दूंगा, मना कर रहा है। और गवर्नमेंट को तो बिल्डिंग जब तक वो डिमोलिश नहीं होगी तब तक वो हाईवे ही नहीं जाएगा वहां से। अब क्या करेगी गवर्नमेंट? इसको 1 बार 2 बार 4 बार नोटिस देगी, बाद में उसको कंपलसरी एक्वायर करेगी। यानी क्या, उसकी मर्जी हो या ना हो, उससे वो बिल्डिंग जो है वो एक्वायर करेगी। उसको बोलेगी तेरे अकाउंट में पैसे डिपॉजिट हो गए, अब चल खत्म हो गया, अब जो भी कुछ है। कोर्ट में भी जाएगा तो भी गवर्नमेंट के फेवर में रिजल्ट आएगा कि नहीं नहीं, ये जो है ये पब्लिक यूटिलिटी का प्रोजेक्ट है। यानी इसका मतलब सर ये सेल हुआ क्या? आंसर है नहीं, इट इज नॉट अ सेल, इट इज नॉट अ सेल, इट इज ट्रांसफर, कंपल्सरी एक्विजिशन। अब देखो यहाँ पे ये कैपिटल गेन चैप्टर का जो परव्यू है, स्पैन है, ये बहुत बड़ा है। यानी सेल से भी बड़ा है। यानी ये ऐसे भी ट्रांजैक्शंस कवर करता है जिसमें सेल एक्चुअली नहीं है, यानी उसमें कंपल्सरी एक्विजिशन हो गया। दूसरा, अब देखो सेल में मैंने एक पार्ट और बताया था, वो है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन पैसा भी होना चाहिए। बायर और सेलर के बीच में लेट से कुछ एग्रीमेंट दोनों में डिसाइड हुआ कि 10 लाख के प्रॉपर्टी सेल करो, तो पैसा भी तो आ रहा है। पर पैसा अगर नहीं आता है पर बाकी सब कंडीशन से, कैसे कैसे? लेट मी गिव द एग्जांपल। किसी ने, लेट टेक द एग्जांपल से, एक होल्डिंग कंपनी ने उसके सब्सिडरी कंपनी को फ्री में कुछ दिया, कुछ पैसा नहीं लिया, पर उसकी उसकी एसेट जो है, मशीन जो है, इस होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को ट्रांसफर कर दी। फैमिली मेंबर से सेम है, पैसे नहीं आए, फिर भी ये टैक्सेबल होगा। अब आपके मन में ढेर सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, सर तो भी ऐसे तो होगा, फिर कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे? बिल्कुल मत सोचो आप, आपको सिर्फ इसी पे फोकस करना है, सेल पे। बिकॉज 99% ऑफ ट्रांजैक्शन आर रिलेटेड टू सेल, और जो आपके पास वही आने वाले। ओके, जो सेल होगा वही ट्रांजैक्शन आपके आएगा। 99% प्रोबेबिलिटी है, तो डोंट वरी अबाउट अदर्स, यू टू फोकस ऑन दिस ओनली। और आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑल सेल्स आर ट्रांसफर बट नॉट वाइस वर्सा।
अब आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है, सर आपको अगर ये 99% ट्रांजैक्शन सेल्स के आते तो आपने बताया क्यों फिर हमें कि ये जो ट्रांसफर के बारे में? मैंने आपको इसलिए बताया बिकॉज जब आप रिटर्न फाइल करोगे ना, वहां सेल वर्ड नहीं है, वहां पे वर्ड ट्रांसफर यूज किया है, तब आप कंफ्यूज मत होना। अरे सर ट्रांसफर, आप तो सेल बोला था, सेल तो दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे रिटर्न में कहीं पे, तो वो वर्ड ट्रांसफर होगा। ओके, नाउ I have explained you 2 points. The third was there should be profit and gain. कैपिटल एंड प्रॉफिट होगा तभी तो टैक्स लगेगा, इनकम ही जनरेट नहीं होगा तो टैक्स लगेगा ही नहीं। तो ये जो तीनों कंडीशन है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। देन नेक्स्ट पेज पे एक था कि पर्सनल इफेक्ट का मतलब क्या होता है। देखो ये वाला पार्ट मैंने बताया था आपको, पर्सनल इफेक्ट। पर्सनल इफेक्ट में बहुत पर्सनल चीजें होती है, जैसे मैंने मेरे शूज सेल किए, अब ये शूज मैंने पहने हुए हैं, कल मैंने सोचा ये शूज है इसको सेल करूं मैं, ये कैपिटल एसेट नहीं है। ओके, पर्सनल है, मेरा पर्सनल टेबल मैंने सेल किया, ये पर्सनल है, तो ये जो है ये कैपिटल एसेट ट्रेड नहीं होता। दिस इज कॉल्ड द पर्सनल इफेक्ट। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। तो वी कंप्लीटेड ऑलरेडी दिस व्हाट ट्रांसफर के बारे में भी डिस्कस किया। आप देखो यहाँ पे देयर शुड बी कैपिटल गेन, यानी गेन होना चाहिए। कैपिटल गेन अगर नहीं होगा तो ऑब्वियसली ये जो पर्टिकुलर एसेट है वो टैक्सेबल नहीं होगा, यानी प्रॉफिट तो होना चाहिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना है। तो आपको आपको ये समझना चाहिए कि जो पहले हम लोग बात करें कैपिटल गेन, ठीक है। अब कैपिटल गेन दो टाइप के होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, ये ऐसा कैपिटल गेन है कि जो, अब देखो यहाँ पे अब थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा है, मैं आपको बताऊंगा, 100% आपको समझेगा, तो डोंट वरी, पहले सिर्फ कंसेप्ट पे फोकस करो आप। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ये जनरेट होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट पे, यानी शॉर्ट टर्म दोनों तरफ है, तो जी यहाँ पे कैपिटल गेन है, ये जनरेट होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट पे, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ये जनरेट होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट पे। यानी इसका मतलब क्या हुआ समझो यहाँ पे, एक इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छा टैक्स किस पे लगता है? कैपिटल गेन पे लगता है, यानी प्रॉफिट पे टैक्स लगता है। ये समझो कोई एसेट बेची, एसेट पे प्रॉफिट जनरेट हो, उस पे टैक्स लगता है, और वो जो एसेट है वो कैपिटल एसेट कहते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूं, से यर हाउस, घर है, तो ये कैपिटल एसेट है, और घर पे जो प्रॉफिट जनरेट होगा सेल करने के बाद, नेट प्रॉफिट, तो ये हो गया कैपिटल गेन, सिंपल लैंग्वेज। और टैक्स किस पे लगता है? ये नेट प्रॉफिट इन सिंपल लैंग्वेज। अब क्वेश्चन है कि सर नेट प्रॉफिट तो समझे, शॉर्ट टर्म क्या होता है, लॉन्ग टर्म क्या होता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना, और ये पूरा कैपिटल गेन का पूरा खेल ये टर्म पे है। अभी जो टर्म का मतलब देखो, टर्म, ये टर्म अगर मैं कहता हूँ, अरे जैसे कि मान लो मोदी गवर्नमेंट की टर्म अब खत्म होने वाली है, करेक्ट, कब में इलेक्शन होंगे, टर्म टर्म का मतलब क्या होता है? पीरियड, करेक्ट, यानी कहीं ना कहीं पे कैपिटल गेन जो है पीरियड से एसोसिएट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पीरियड। तो गवर्नमेंट का कहना है कि ये जो पीरियड है, पीरियड जितना, यानी जितना पीरियड होता है अकॉर्डिंगली टैक्सेबिलिटी होती है। और ये जो पीरियड है ओनरशिप का पीरियड, पीरियड का मतलब है ओनरशिप का पीरियड, इसे कहा जाता है होल्डिंग पीरियड। होल्डिंग, होल्डिंग का मतलब है होल्ड कितने कितने पीरियड तक के लिए किया। मैं जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे रिमोट है, अब मैंने कहा कि ये मैं होल्ड कर रहा हूँ, अच्छा होल्ड कर रहा हूँ, अब मैंने 10 मिनट होल्ड किया, तो ये ऐसे वाला होल्ड नहीं, होल्ड का तो ओनरशिप कितने पीरियड तक है, जैसे कि ये रिमोट है मेरे पास, इसको मैंने 2 साल तक होल्ड किया। होल्ड का मतलब है लिटरल हाथ में होल्ड करना ऐसे नहीं है, इसका मतलब है ओनरशिप का है। मैंने अगर मान लो रिमोट जब बेचूंगा तो ये होल्डिंग मेरा खत्म हो गया इससे, लाइक दैट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये होल्डिंग पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये होल्डिंग पीरियड गवर्नमेंट का कहना है कि ये कैसे कैसे पता चलेगा, यानी इन शॉर्ट ओनरशिप, आपके पास कितने पीरियड तक ओनरशिप है। यानी अब देखो मैं आपको सिंक्रोनाइज कर रहा हूं, ओनरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितने पीरियड तक ओनरशिप होगी अकॉर्डिंगली टैक्स की ट्रीटमेंट चेंज होती है। कैसे, आगे आपको सब कुछ समझेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, से पहले तो होल्डिंग पीरियड का मतलब समझो। होल्डिंग पीरियड का मतलब पीरियड फॉर विच एसेट इज ओन्ड। अब मैं जैसे एग्जांपल देता हूं, जैसे एसेट परचेज किए 1 जनवरी 19 को, और एसेट सेल किए 31 दिसंबर 19 को, तो होल्डिंग पीरियड कितना हुआ? 12 मंथ, यानी 12 महीने तक ओनरशिप थी।
इज इट क्लियर? इफ यस क्विकली टाइप इन द चैट बॉक्स क्लियर। अगर एक होल्डिंग पीरियड अगर आपको ये क्लियर हुआ है, इसका मतलब टाइप इन द चैट बॉक्स क्लियर, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। ओके, बिकॉज आगे ये होल्डिंग पीरियड का पूरा खेल होगा। ठीक है, चलो गुड। अब देखो ये होल्डिंग पीरियड का इंपॉर्टेंस क्या है। मैंने क्या कहा आपको, ये होल्डिंग पीरियड पे ही सब कुछ डिपेंड होता है। अब ये जो नेक्स्ट स्लाइड है आज के इस सेशन की सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, एंड यू मस्ट फोकस ऑन दिस स्लाइड। ओके, और ये स्लाइड अगर आपको पता चले, कैपिटल गेन 50% आपको यहीं पे पता चल गया। दिस इज सच ए इंपॉर्टेंट स्लाइड जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो कैपिटल गेन देखो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में गवर्नमेंट ने क्या किया है, पीरियड वाइज कंसिडर किया। देखो टर्म, शॉर्ट टर्म हम कहते हैं ना, शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन यानी कम ड्यूरेशन के लिए, कितना कम ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। बट कम ड्यूरेशन के लिए कोई एसेट अगर होल्ड किए, यानी कम ड्यूरेशन तक वो एसेट की अगर ओनरशिप आपके पास है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो टैक्स लगता है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ गवर्नमेंट का कहना क्या है। गवर्नमेंट का कहना है कि जैसे शेयर्स हो गए या प्रेफरेंस शेयर हुए लिस्टेड, जिनका होल्डिंग पीरियड अगर 12 मंथ से ज्यादा नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूँ 12 मंथ से ज्यादा नहीं है, तो गवर्नमेंट का कहना है ये हो जाएगी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। ओके, यानी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे जैसे कि से ईयर शेयर्स परचेज किए। ओके, लेट टेक द एग्जांपल से इसको परचेज किया, पी का मतलब है परचेस। ओके, 1 अप्रैल 23 को, और ये शेयर सेल किए 31/12/23 को, तो होल्डिंग पीरियड कितना हुआ, 9 मंथ्स हुआ। करेक्ट, अप्रैल से लेके दिसंबर तक, तो क्या लेस देन 12 मंथ्स है? आंसर है यस। तो ये हो गई शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। और अकॉर्डिंगली तो गवर्नमेंट का कहना है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होगा, इस पे कोई प्रॉफिट जनरेट होगा ये शेयर सेल करने के बाद, तो 15% टैक्स पे करना। ठीक है, अब दूसरा होल्डिंग पीरियड फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कोई फ्लैट हुआ तो उसका मैं एग्जांपल देना। गवर्नमेंट ने कहा अगर होल्डिंग पीरियड 24 मंथ से ज्यादा नहीं, यानी अप टू 24 मंथ में 2 साल, तो ये हम ट्रीट करेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। अब जैसे ऐसे एग्जांपल से, जैसे एक फ्लैट परचेज किया 1 जनवरी 22 को, और ये फ्लैट सेल किया 30 जून 23 को, तो कितना होल्डिंग पीरियड? होल्डिंग पीरियड का 1.5 साल हो गया, 1.5 ईयर्स। अच्छा, क्या 2 साल से कम है? आंसर है यस। तो ये फ्लैट हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। अब ये इसको छोड़ के जो बाकी सभी एसेट्स है, जैसे कि शेयर्स, इमूवेबल प्रॉपर्टी, नॉट अदर देन शेयर्स, इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो भी कुछ है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ गोल्ड। तो गवर्नमेंट ने कहा कि इसके लिए होल्डिंग पीरियड होगा 3 साल, यानी 3 साल से ज्यादा अगर आप होल्ड नहीं करोगे तो उस केस में ये हो जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। अब जैसे सेम एग्जांपल में यहाँ पे देता हूँ, मान लो परचेस किया है 1 जनवरी 22 को, और सेल किया है सेम 30 जून 23 को, तो कितना हुआ यहाँ पे? जैसे कि 21 को, यहाँ पे लिखते हो 21। ओके, यस, एंड 1 जन 21 को सेल किया 30 जून 23 को, तो होल्डिंग पीरियड कितना होगा? 2 साल, 2.5 ईयर्स ना, ये होगा शॉर्ट टर्म। इज इट क्लियर? यस। अच्छा अच्छा, क्या हो रहा है देखो आप, अब जो होल्डिंग, अब देखो यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम द शेयर्स, तो गवर्नमेंट का कहना है कि होल्डिंग पीरियड अगर शॉर्ट टर्म है तो इस पे टैक्स रेट लगता है एज पर स्लैब रेट। तो स्लैब रेट का मतलब है जैसे कि इंडिविजुअल है तो अप टू 2,50,000 नील, 2,50,000 to 5 लाख रुपीज, लेते 5%, 5 lakhs to 10 lakhs, 20%, लाइक दैट। जो भी स्लैब रेट दिया है गवर्नमेंट ने, अकॉर्डिंगली टैक्स यहाँ पे कैलकुलेट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर चलो शॉर्ट टर्म तो आपने बताया, अब लॉन्ग टर्म का क्या? तो दोस्तों शॉर्ट टर्म अगर आपको पता चला तो आपको 100% लॉन्ग टर्म भी समझा, बिल्कुल इजी है। यानी कोई एसेट अगर शॉर्ट टर्म नहीं होगी तो ये हो जाएगा लॉन्ग टर्म। करेक्ट। अब जैसे मान लो ये लेस देन 12 मंथ्स है, पर अगर मान लो 12 महीने से ज्यादा हुआ तो क्या? तो ये हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। देखियो देखो लॉन्ग टर्म एसेट में शेयर्स के बारे में गवर्नमेंट ने क्या कहा है,
इफ होल्डिंग पीरियड इज ग्रेटर देन 12 मंथ, तो ये हो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। यानी यहाँ पे मैं सेम एग्जांपल देता हूँ। से परचेस किया फर्स्ट ऑफ, लेट टेक द एग्जांपल, अप्रैल 23 को, और सेल किया 30th of 6/24 को। दिस इज एग्जांपल। यानी जून 24 में सेल होगा, तो होल्डिंग पीरियड कितना होगा? होल्डिंग पीरियड कितना होगा? 1 साल से ज्यादा हो गया ना, 1 year and 3 months। गवर्नमेंट का कहना है ये देखो 1 साल से ज्यादा हुआ, तो ये हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। अभी इतना इंपॉर्टेंट है ये, एक दिन भी ज्यादा होगा ना फिर भी ये लॉन्ग टर्म बन जाएगा। यानी 1 साल 1 दिन भी होल्ड किया ज्यादा तो ये लॉन्ग टर्म होगा। दैट्स व्हाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसीलिए मैं क्यों कहता हूँ कि ये टैक्स प्लानिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 साल, लेट टेक द एग्जांपल, किसी ने शेयर परचेज किए 1 January 23 को, और ये बेच रहा है 29 December 23 को, तो 1 साल के अंदर बेच रहा है, तो इसको 15% टैक्स पे करना पड़ेगा। और ये 3 दिन रुकेगा ना तो 10% ही टैक्स पे करना। क्यों? बिकॉज लॉन्ग टर्म होगा। और यही एरिया होता है जिसमें आप ह्यूज वैल्यू क्लाइम को ऐड कर सकते हो। दिस इज द टैक्स प्लानिंग, दिस इज द टैक्स प्लानिंग। इसके बारे में ऑब्वियसली इन डेप्थ मैंने आगे की मेंबरशिप में डिस्कस किया, पर मैं आपको जिसमें क्विकली बता रहा हूँ कि कैसे आप छोटे छोटे टिप्स से ह्यूज टैक्स सेव कर सकते हो क्लाइंट का। सिमिलरली अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करोगे तो होल्डिंग पीरियड है 24 मंथ से ज्यादा। ओके, तो सेम टाइप का एग्जांपल होगा, 2 साल से ज्यादा होगा तो वो 20% टैक्स लगता है। और अदर देन शेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे गोल्ड की बात हो गई, होल्डिंग पीरियड 3 साल से ज्यादा होगा। सर 3 साल से ज्यादा का मतलब 10 साल होगा तो भी वो लॉन्ग टर्म होगा। सर 20 साल है फिर भी लॉन्ग टर्म? यस, फिर भी लॉन्ग। तो उसके केस में टैक्सेबल होगा 20% से। तो दिस इज व्हाट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई होप यू फोकस ऑन दैट। एंड आपने नोट भी किया होगा। तो ये अगर अंडरस्टैंडिंग है आपका, काफी काफी काम यहाँ पे इजी हो गया है। नाउ लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, सर आपने बताया कि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, पर एक कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड। This is a very very simple thing here that you should supposed to know. तो यहाँ पे मैं actually ऐसे आपको एक ऑफलाइन एग्जांपल देता हूँ, then you will come to know that. See, अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक, तो ऑब्वियसली यानी देख सकते हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन गवर्नमेंट ने एक फॉर्मूला दिया है। अब जैसे कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ओके, लेस कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर, शॉर्ट टर्म कैपिटल, ऐसे कैलकुलेट करना है। पर अब देखो मैं आपको एक बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। लेट टेक द एग्जांपल से, अब आपको मैं छोटा क्वेश्चन भी पूछने वाला हूँ इन बिटवीन। लेट से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ओके, मिस्टर महेश। अब ये महेश ने एक फ्लैट परचेस किया, ओके, इसमें डेट है, इसने परचेस किया, और यहाँ पे है पर्टिकुलर्स। let me once again tell you that my handwriting has been compromised because I have not folded my laptop. ठीक है, अब जैसे इसने एक फ्लैट परचेस किया 1 January 23 को, फ्लैट परचेस किया। अब ये फ्लैट है 25 lakhs का। अब ये फ्लैट का परचेस करने के बाद अब ये सेकंड हैंड फ्लैट, ओके, अब ये फ्लैट परचेस किया तो इसने क्या किया कि अरे सेकंड हैंड फ्लैट, इसको रेंट पे देना था इसको। तो सेकंड हैंड का मतलब जैसे कि सेकंड ओनर है ये फ्लैट का, तो काफी कुछ थोड़ा पुराना था फ्लैट, कलर नहीं था प्रॉपरली, तो उसने देखा कि वो अभी अगर ऐसा फ्लैट रेंट पे देगा तो 10,000 रेंट मिलेगा, पर इसको अच्छा खासा, मान लो इसमें थोड़े से कुछ चेंजेस करेगा या फिर उसकी जो टाइल्स थी उसको रिनोवेट करेगा, तो ये सब की वजह से वो अच्छा दिखेगा फ्लैट। और इसलिए उसने क्या किया, से 15th of January 23 को इस प्लान में इसमें रिनोवेट किया, और इसमें 2-4 लाख खर्चा किया इसने, और 2 लाख रुपीज खर्चा किया रिनोवेशन, ओके, रिनोवेशन किया। तो उसकी जो जो फ्लोरिंग थी वो चेंज की उसने, 2 लाख खर्चा किया उसने। अब क्या हुआ, उसने वो फ्लैट 27, अभी देखो 2 लाख खर्चा किया, अब उसका अच्छा अच्छा खासा रेंट पे भी दिया उसने फ्लैट। अब उसको एक 1.5 साल के बाद में उसको
अर्जेंसी आई। अब क्या हुआ, ये जो फ्लैट है उसको बेचना पड़ रहा है, उसके उसका फैमिली के कुछ इश्यू हो गए। ओके, तो उसने क्या किया, ये जो फ्लैट है 30th ऑफ दिसंबर, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा डेट लॉजिकल बनाता हूँ इसको, मैं जरा, हाँ सेम, सिर्फ मैं ईयर चेंज कर रहा हूँ। लेट से ये फ्लैट उसने 22 में परचेस किया था और ये 30th ऑफ जून 23 को ये सेल कर रहा है। अब ये सेल कर रहा है, ये सेल करने के लिए, ये बेचने का पहले इसने खुद बहुत प्रयास किया, ये बेचा नहीं जा रहा था, तो इसने क्या किया, एक एक ब्रोकर को भी उसने हायर किया, और ब्रोकर ने कहा कि देखिए जितने का आपका फ्लैट सेल होगा ना, मैं उसमें से 1% कमीशन लूंगा। तो यानी ये फ्लैट इसका ये ब्रोकर के थ्रू सेल हुआ 50 लाख रुपीज में, और इसने क्या किया, सेम डे ब्रोकर को इसने उसका कमीशन भी पे किया, वो था 50,000 रुपीज, यानी 0.50 लाख। ठीक है, चलो अब मेरा सिंपल सा आपको एक क्वेश्चन है, मैथमेटिकल क्वेश्चन। इस ट्रांजैक्शन में ये महेश को नेट प्रॉफिट कितना जनरेट हुआ, टेल मी। ओके, टाइप इन योर चैट बॉक्स, आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड्स, बहुत इजी है। कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ महेश को इस ट्रांजैक्शन में, एंड आई एम टॉकिंग टू ऑल पार्टिसिपेंट्स, ऐसे नहीं कि मैं पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट से ही बात कर रहा हूँ। okay. How much is the profit generated? ओके, 22.50 lakhs इतना प्रॉफिट जनरेट हुआ। अब देखो, आपको इसके लिए कुछ कैपिटल गेन्स कुछ पढ़ने की जरूरत पड़ी क्या इसके लिए, आंसर है नहीं। अब ये कैलकुलेशन आपको आता है तो आपको कैपिटल गेन भी आ गया। देखो यहाँ पे सेम गवर्नमेंट का भी कहना है, गवर्नमेंट भी यही कहता है, गवर्नमेंट का कहना है कि देखो आपने आपने अभी देखो ये प्रॉफिट में बेचा, पहले तो समझो कैपिटल गेन टैक्स आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट का कहना क्या है। देखो अब पहले कंडीशन देखते, गवर्नमेंट के पहले कंडीशन, देयर शुड बी कैपिटल एसेट, फ्लैट कैपिटल एसेट है, आंसर है यस। देयर शुड बी ट्रांसफर, ट्रांसफर सेल हुआ क्या, कैपिटल एसेट सेल हुई, आंसर है यस। देख सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हुई। थर्ड, देयर शुड बी, अब देखो यहाँ पे देयर शुड बी कैपिटल गेन, क्या प्रॉफिट जनरेट हो, आंसर है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई, कैपिटल गेन पे ये चार्जेबल होगा। अब क्वेश्चन है सर कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जो आपने कैलकुलेट किया वही कैपिटल गेन है, इट इज एज सिंपल एज दैट। पर इसको प्रेजेंटेशन गवर्नमेंट के अगर आप नॉर्म्स देखोगे तो प्रेजेंट कैसे करना है, देखो गवर्नमेंट ने ये फॉर्मूला दिया है, ये वाला, बहुत इंपॉर्टेंट, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, यानी ये फ्लैट कितने में बेचा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, दिस इज नथिंग बट सेल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, वो कितनी है 50 लाख, करेक्ट। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है, यानी परचेज प्राइस, एक्वायर कितने किया, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब परचेज कितने में किया, दैट इज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कि सर ये परचेज किया 25 लाख में, करेक्ट ना, आपके सामने एग्जांपल भी है, लेट मी शो यू दैट। परचेज कितने में किया 25 लाख में, सेल कितने में किया था 50 लाख में। तो ये फॉर्मूला क्या कहता है कि लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 25 लाख, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। अच्छा, वो फ्लैट को इंप्रूव किया, यस किया है हमने इंप्रूव, क्यों, देखो यहाँ पे इसने रिनोवेशन किया, 2 लाख रुपया इंप्रूवमेंट पे खर्चा किया, ये है 2 लाख रुपया, ठीक है, तो इंप्रूवमेंट हो गया। कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर, इसको ट्रांसफर एक्सपेंस भी कहते हैं, कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर बोलो या ट्रांसफर एक्सपेंसेस, यानी वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए जो एक्सपेंसेस लगते हैं इसे कहते हैं ट्रांसफर एक्सपेंसेस। तो गवर्नमेंट का कहना है ट्रांसफर एक्सपेंसेस कितने हैं, अच्छा ब्रोकर को कमीशन दिया, उसका ब्रोकरेज कमीशन कितना 50,000, तो ये दिया 0.50 लाख, तो टोटल अब कितना हुआ नेट प्रॉफिट, ऑब्वियसली जो आपने बताया 22.50 लाख। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, इफ ये देखो सच इजी हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल गेन, ओके, दिस इज दिस इज द वे यू शुड कैलकुलेट। आप सोचोगे सर इतना इजी है, ओके तो फिर वो क्लाइंट क्यों कंसल्टेंट के पास जाएंगे। अब देखो दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट, पॉइंट ये है एक तो उनको ये समझता नहीं है टर्मिनोलॉजीज क्लाइंट को, और दूसरा है तो उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता, और ये गेम पूरा कॉन्फिडेंस का होता है, ओके तो यू मस्ट नो दैट कि आपको इस तरीके से कैलकुलेट करना है। अब आगे देखो, अब मैं इसको इस एग्जांपल को मैं थोड़ा ट्विस्ट कर रहा हूँ,
अब मैं इस एग्जांपल को पहले तो ये समझो, चलो ये प्रॉपर्टी शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टी थी या लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी, ये बताओ मुझे। चलो ऐसे मैंने ये क्वेश्चन पहले पूछ सकता था मैं ड्यूरिंग दिस, पर एक बार मैं आप पूछ रहा हूँ, आपको रिकन्फर्म कर रहा हूँ, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है या लॉन्ग टर्म? टाइप करो इन द शॉर्ट, या शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है। अच्छा, अभी भी किसी को अगर क्वेश्चन है कि सर कैसे आ गया शॉर्ट टर्म, तो लेट मी टेल यू दैट। फ्लैट परचेस कब किया? फर्स्ट ऑफ, अब देखो यहाँ पे परचेस किया फर्स्ट ऑफ अप्रैल 22 को, और सेल कब किया? 30th ऑफ जून 23 को, 1.5 साल में। और मैंने क्या कहा था यहाँ पे, अगर आप देखोगे, मैंने कहा था इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में अगर होल्डिंग पीरियड 24 मंथ से कम है, ये होगी शॉर्ट टर्म, मैंने 1.5 साल में बेचा ना, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है। करेक्ट? यस, तो ये शॉर्ट टर्म है, और इसलिए वो इस तरीके से कैलकुलेट हुआ। अब मैं आपको यहाँ पे ट्विस्ट कर रहा हूँ, अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। अब देखो, नाउ यू हैव टू पे अटेंशन हियर से। अब मैं इसको ओके इस एग्जांपल में कुछ चेंज कर रहा हूँ। लेट टेक द एग्जांपल से फर्स्ट ऑफ जनवरी 22 की जगह पे ये फ्लैट मान लो, लेट टेक द एग्जांपल से ये फ्लैट परचेस किया है फर्स्ट ऑफ अप्रैल 2001 में। ठीक है, फ्लैट का परचेस किया फर्स्ट ऑफ अप्रैल 2001 में। कितने में परचेस किया? 25 लाख। ठीक है, और ये फ्लैट बेचा जा रहा है, अब सब कुछ सेम है इसमें। अब चलो इसमें, अब जैसे इंप्रूवमेंट भी किया, जब परचेस किया तभी इंप्रूवमेंट किया, यानी वही भी इंप्रूवमेंट किया, यानी इसको रिनोवेट किया 2001 में। ठीक है, और अब ये फ्लैट जो सेल हो रहा है, ये हो रहा है 2023 में, 30 जून 23 में। अब मेरा आपको क्वेश्चन है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी पे कुछ फर्क पड़ेगा? अरिथमेटिक प्रॉफिटेबिलिटी पे, यस और नो? क्या सेम ही रहेगा? 22.50 लाख ये फिगर सेम ही होगी, यस और नो? क्या लगता है आपको? मैं सिर्फ डेट चेंज कर रहा हूँ, यानी फ्लैट परचेज किया 1 अप्रैल 2001 को, मैथमेटिकल प्रॉफिटेबिलिटी में कोई डिफरेंस होगा, यस और नो? ओके, कोई फर्क पड़ेगा? मैंने 22,50,000 ही रहेगा या कुछ फर्क पड़ेगा इसमें? ओके, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आइडियली। अब मैं मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, मैं कुछ इधर उधर सोचो ही मत, सिर्फ मैथमेटिकली कोई प्रॉफिट में फर्क पड़ेगा क्या? ओके, नो चेंजेस। ठीक है, कोई चेंज नहीं है, परफेक्ट। पर अब देखो इसको थोड़ा अलग एंगल से सोचो। अब अलग एंगल से आपको ऐसे सोचना, अब 2022 में फ्लैट परचेज किया 25 लाख में, और अब 23 में बेचा जा रहा है, यानी 25 लाख की वैल्यू 2022 में। ठीक है, इतना कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। अभी 2001 में अगर फ्लैट 25 लाख में परचेज किया, 2001 में समझो ये 25 लाख की कितनी वैल्यू थी। अब आज जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, कोई अकाउंटेंट अगर आज जॉब करेगा तो इसको 25,000 सैलरी मिलेगी, और वही अकाउंटेंट 2001 में एज अ फ्रेशर जॉब करता है। तो जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक बार वापस में इसको मैं रिफाइन करता हूँ एग्जांपल को। कोई फ्रेशर अकाउंटेंट है, ओके, उसको पहले जॉब मिला है, 25,000 सैलरी है, वही 2001 में अगर वही फ्रेशर अकाउंटेंट है तो उसको क्या 25,000 मिलता है क्या? तो आंसर है नहीं, उसको 5,000 सैलरी मिलती। यानी यानी आप देखो 2001 के 5,000 की भी बहुत ज्यादा वैल्यू है आज के 5,000 के कंपेयर में। आपने ऐसे सेंटेंसेस सुने होंगे, जैसे कि आपके, यानी जो क्या बोलते हैं इसको, जो अर्लियर जनरेशन, जैसे आपके दादाजी या जो भी नाना, उनसे कि कह रहे हमारे टाइम पे तो सोना, ये तो 100 रुपीज का एक ग्राम सोना मिलता था। ओके, गोल्ड 100 रुपीज में मिलता था 1 ग्राम। आज कितने प्राइस है? तो ये क्या हो रहा है? दिस इज नथिंग बट इन्फ्लेशन। यानी इसका मतलब आप देखोगे तो इन्फ्लेशन की वजह से प्राइस बढ़ती है। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, समझो आप, जब हम 50 लाख में से 25 लाख लेस करते हैं, तो हम इन्फ्लेशन कहीं पे कंसिडर नहीं करते। आप समझे? अब हम क्या कर रहे हैं, 50 लाख में से टाइमिंग अजूम करो, बाकी ये दोनों खर्चे ही नहीं, रिनोवेशन नहीं है, टाइमिंग अजूम करो ये भी नहीं, 25 लाख का फ्लैट 50 लाख में बेचा, हम क्या बोलेंगे? 25 लाख बेनिफिट हुआ, फायदा हुआ, गवर्नमेंट में फायदा हुआ। अरे पर आप देखो 2001 में 25 लाख रुपए इन्वेस्ट किए उस फ्लैट में, उस टाइम में 25 लाख की क्या वैल्यू थी, और आज 25 लाख में 25 वो फ्लैट कुछ नहीं मिलेगा, उस टाइम पे 25 लाख की बहुत वैल्यू थी। ये जो है, ये
वैल्यू यानी इसमें जो है वो महंगाई कंसिडर नहीं की गई है, इन्फ्लेशन कंसिडर नहीं किया है। अगर इन्फ्लेशन कंसिडर होता तो ये 2001 के 25 लाख ने आज के ये 50 लाख से भी ज्यादा बढ़े, अगर इन्फ्लेशन हम कंसिडर करेंगे तो। और गवर्नमेंट में जो टैक्स पेयर्स है उनका गवर्नमेंट को कहना था कि देखो सर, आपको हमें टैक्स पे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप इन्फ्लेशन भी तो देखो। ओके, तो गवर्नमेंट ने कहा कि यस आप सही कह रहे हो। तो गवर्नमेंट का कहना है अगर कोई भी प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म अगर है तो उस केस में हम लोग इन्फ्लेशन फैक्टर भी कंसिडर करेंगे। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं कैसे कैसे इन्फ्लेशन कंसिडर किया जाता है। लेट मी क्विकली गिव यू हियर द एग्जांपल। लेट से अब सेम एग्जांपल मैं दूसरे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आपको कुछ प्लान चल रहा है कि सर मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लूं, तो डोंट टेक द ब्रेक, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। ओके, यू मस्ट पे अटेंशन हियर। अब जैसे मान लो एक 1 बैग ऑफ राइस। ओके, अब जैसे लेट से इसकी इसकी लेट टेक द एग्जांपल से प्राइस से आप अप्रैल 2001 में लेट से इसकी प्राइस है 1 बैग ऑफ राइस, बासमती राइस की प्राइस है 100। अब यही अगले साल 2000 अप्रैल 2002 में लेट टेक द एग्जांपल वही एक बैग 105 रुपए की मिलती है। और वही बैग अप्रैल 23 यानी और एक 2003 में वही बैग बासमती राइस की मिलती है 116 रुपीज में। और टाइमिंग ऑल्सो करो कि राइस जो है वो इन्फ्लेशन मेजरमेंट का एक मेजरमेंट की कमोडिटी है। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं, मान लो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि जो राइस जो है वो इन्फ्लेशन मेजरमेंट की, क्या हम लोग हम एक उसको परिमाण समझते हैं। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं 100 रुपीज, देखो 100 रुपीज एक बैग अप्रैल 2001 में खर्चा करना पड़ता है, वही बैग राइस परचेज करने के लिए 105 करना पड़ता है। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं 100 रुपीज ऑफ 2001 is equal to 105 rupees of 2002? Do you agree with me? If yes, type in the chat box agree। यानी 100 रुपीज ऑफ 2001 क्या हम ऐसा कह सकते हैं इज इक्वल टू 105 रुपीज ऑफ 2002? चलो क्या हम ऐसा भी कह सकते हैं 100 रुपीज ऑफ 2001 इज इक्वल टू 116 रुपीज ऑफ 2003? यस, टाइप इन द चैट बॉक्स एग्री। यानी अगर हम इन्फ्लेशन बढ़ रहा है पर वो राइस तो उतना ही मिल रहा है, क्या हम ऐसा कह सकते हैं। चलो हम आगे जाते जाते मान लो यही अप्रैल 2023 की बात करते हैं, वही 1 बैग ऑफ राइस अगर मान लो 500 रुपीज में मिलती है, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं 100 रुपीज ऑफ 2001 इज इक्वल टू 500 रुपीज ऑफ 2003? करेक्ट, करेक्ट आंसर है यस। ओके, बिकॉज वही 1 बैग ऑफ राइस मिल रही है। अब मैं यही पे आपको अब मैं को यही बताना चाहता हूँ। जैसे 2001 में एक फ्लैट परचेज किया 25 लाख में। अब मैं आपको एक सिंपल बना रहा हूँ, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना रहा हूँ। 25 लाख में फ्लैट परचेज किया, लैक्स में फ्लैट परचेज किया, और यही फ्लैट 2023 में बेचा जा रहा है 50 लाख में। अब एक्चुअली ये जो 25 लाख, अब देखो मान लो 25 लाख 2001 के आज वो 5 गुना ज्यादा है उसकी वैल्यू। क्यों? 100 रुपीज बिकम तो 500 रुपीज ना। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा कि ओके, अगर ऐसा है तो नाउ यू हैव टू मेक द कैलकुलेशन इन दिस मैनर। कैसे कैलकुलेशन होगा? तो ये जो सेल है, सेल कितने में किया 50 लाख में, तो आपको यहाँ पे इन्फ्लेशन कंसिडर करना पड़ेगा। जो आपने परचेस की प्राइस है, ओके, परचेस की प्राइस में इन्फ्लेशन कैसे कंसिडर होगा? आपको ऐसे कंसिडर करना पड़ेगा, इफ 100 रुपीज बिकम द 500 रुपीज, जैसे 2001 के 100 रुपीज बिकम 2023 का 500 रुपीज, तो 25 लाख रुपया 2001 का कितना बन जाएगा? 5 गुना ज्यादा हो जाएगा, यानी 1.2 कितना हो गया 25 करोड़ ना। करेक्ट। अच्छा, कैसे कैलकुलेशन किया आपने? ये कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखो। 25 लैक्स
इंटू 500 डिवाइडेड बाय 100। ओके, ये देखो, ये फोर्थ का, थर्ड फोर्थ फोर्थ फिफ्थ में हमने कैलकुलेशन किया होगा ये। तो आप मुझे अब मत पूछो सर कैलकुलेशन कैसे किया। इट्स अ वेरी सिंपल कैलकुलेशन। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है क्या? टाइप इन द चैट बॉक्स क्लियर। ओके, अब इसका मतलब क्या हुआ, सेल फ्लैट किया 50 लाख में, पर एक्चुअली एक्चुअली ये फ्लैट जो है 25 लाख में परचेज किया था 2001 में, जिसकी एक्चुअली आज की वैल्यू थी 1.25 करोड़। यानी आज अगर ये फ्लैट परचेज करते तो 1.25 करोड़ में ये फ्लैट सेल होना चाहिए था, आज मिलेगा, पर आपने कितने में बेच दिया इसको? 50 लाख में बेच दिया। एक बात बताओ, प्रॉफिट जनरेट हुआ कि लॉस जनरेट? क्या हुआ? प्रॉफिट जनरेट हुआ कि लॉस जनरेट हुआ? लॉस। अच्छा, कितना लॉस? कितना लॉस जनरेट हुआ? ओके, 75 लाख रुपीस का लॉस जनरेट हुआ। और एक बात बताओ, ये कैपिटल एसेट शॉर्ट टर्म थी कि लॉन्ग टर्म थी? बताओ एक बार। अच्छा, कब परचेज किया था? 2001 में। और सेल कब किया हो रहा है? 2023 में। तो शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है? तो शॉर्ट लॉन्ग टर्म है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट से जो भी प्रॉफिट या लॉस जनरेट होगा वो होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। तो ये, इज इट क्लियर? क्या ये कंसेप्ट क्लियर हुआ आपको? इफ यस, टाइप इन द चैट बॉक्स क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये अगर नहीं समझा आपको तो कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेशन नहीं समझेगा। दिस इज अ वेरी इजी मैनर, आई टोल्ड यू दैट, कि इन्फ्लेशन कैसे कंसिडर होता है। तो वही गवर्नमेंट का कहना है कि ये पूरे कैलकुलेशन में, कैपिटल गेन के कैलकुलेशन में गवर्नमेंट का कहना है कि जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट होता है, सेम तरीके से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी कैलकुलेट होता है। फॉर्मूला 100% सेम है, एक्सेप्ट द वर्ड इंडेक्स। शॉर्ट टर्म में भी सेम फॉर्मूला है, इसमें उसमें भी है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। जैसे हम अगर हमारा ये एग्जांपल लेंगे तो 50 लाख में ये प्रॉपर्टी बेची। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर हमारे एग्जांपल से अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें तो इंडेक्स कॉस्ट कितनी है? 1.25 करोड़ की इंडेक्स कॉस्ट है, करेक्ट? ओके, तो ये 1.25 करोड़ की इंडेक्स कॉस्ट है, ये आपको यहाँ पे कंसिडर करनी पड़ेगी। दिस इज व्हाट द बेसिकली। ओके, सो ये इंडेक्स कॉस्ट यहाँ पे कंसिडर होगी। सी है, तो यहाँ पे 1 इंडेक्स कॉस्ट ऑफ 25 करोड़ होगा। हमारे एग्जांपल में जो मैंने अभी भी एग्जांपल दिया था ये कुछ भी नहीं है, टाइमिंग अज्यूम करो। तो यहाँ पे लॉस जनरेट हो जाएगा, यानी -75 लाख। क्या है ये? लॉस है, -75 लाख। दिस इज द वे कैलकुलेशन हैज टू बी डन। अच्छा सर, क्या इंडेक्सेशन सिर्फ एक्विजिशन पे किया जाता है? आंसर है नहीं। इनफैक्ट इंडेक्सेशन कैन आल्सो बी डन ऑन द कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। अच्छा सर कैसे? अब मैं देखो यही एग्जांपल में थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहा हूँ। अब जैसे, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सी थोड़ा, अब नाउ यू हैव टू पे अटेंशन। ओके, अब मैं जैसे, सी हियर, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द इंक। अब देखो यहाँ से इंक को कलर चेंज करो। लेट से अप्रैल 2002 में, अब सेम फ्लैट में लेट से इन्होंने क्या किया, 2 लाख रुपए का से फ्लोरिंग चेंज किया। कब किया? 2002 में। अब ये फ्लैट का बेचा जा रहा, बाकी सब कुछ सेम एग्जाम है। तो अब हमें कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा? यहाँ पे जो परचेस है ये तो कॉस्ट, ये भी हमने कंसिडर की। उसके अलावा जो इंप्रूवमेंट किया है हमने, इंप्रूवमेंट यानी क्या? फ्लोरिंग चेंज किए, इसको भी तो इंडेक्सेशन देना पड़ेगा, यानी इसका भी तो महंगाई कंसिडर करनी पड़ेगी। कैसे कैसे करोगे कैलकुलेट? अब देखो यहाँ पे किस साल की बात है ये? 2002। अच्छा, 2002 के 105, 105 रुपए में जो राइस की बैग आती थी, आज वो कितने में आ रहे? 500 रुपए में। यानी 105 rupees of 2002 became the 500 rupees of 2023। तो 2 लाख रुपया कितना बन जाएगा? देखो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। कैसे कैलकुलेट करोगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 lakhs इंटू 500 डिवाइडेड बाय 105। यानी जो भी अमाउंट यहाँ पे आएगी करीबन ये 9 साढ़े 9 लाख समवेयर आनी चाहिए, जैसे एग्जांपल। ओके, यू हैव टू कैलकुलेट एंड टेल मी दिस। ओके, बिकॉज मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। कितना है? अच्छा, आई कैन सी हियर द रिप्लाई, 9.52 lakhs। यानी अब आपको ऐसे समझना है। कैसे समझना है? देखो कि 2002 में अगर 2 लाख की अगर फ्लोरिंग चेंज की है
तो आज की इसकी कॉस्ट है 9.52 लाख, यानी इतना पैसा लगना चाहिए था आज। ये भी तो महंगाई कंसिडर किया, तो इसका मतलब क्या है, इंप्रूवमेंट जो है वो भी लेस करो आप, कितना 9.52 लाख। तो इसका मतलब है ये लॉस और भी बड़ा हो जाएगा, यानी ज्यादा हो जाएगा ना, 9.52 लाख से बढ़ जाएगा लॉस। तो ये गवर्नमेंट का कहना है कि इवन इंडेक्सेशन इज अवेलेबल ऑन द कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ऑल्सो। ओके, यस, तो यही पे गवर्नमेंट ने फिर आगे कहा है, यू कैन सी हियर। अब मैंने यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया, और एक एग्जांपल दिया है कि ये जो इंडेक्सेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स। अभी जो कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन है, अब जैसे 2001, ये जो मैंने वो दिया था, वो मैंने एक आर्बिट्ररी एग्जांपल दिया था, पर ये एक्चुअली इंडेक्सेशन है, इन्फ्लेशन का टेबल है। अब ये कैसे पता चलता है आपको इन्फ्लेशन का टेबल? चलो पहले मैं आपको ये बता दो, 2001 टू 100 रुपीज, 2002-3 में 105 है, 100 रुपीज ऑफ 1 बिकम 105 ऑफ 2002-3, वैसे 109 ऑफ 2003-4, और फिर 2348 ऑफ 2023-24। अब देखो यार, ये एक्चुअल है सर, कैसे पता चलता है? लेट मी टेल यू दैट। In the course independent tax consultancy blueprint, I have given you the inflation indexation का टेबल दिया है मैंने। ओके, यू कैन रिफर दैट, और ऐसे भी आपको इंटरनेट पे भी मिल जाता है। इट इज अ कॉमन, कौन अच्छा कौन पब्लिश करता है इंडेक्सेशन? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। हर साल में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये पब्लिश करती है बेस्ड ऑन द इन्फ्लेशन। ठीक है, ये कोई आर्बिट्ररी नंबर्स नहीं है। अगर गूगल में टाइप किया कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन नंबर फॉर 2023-24, तो आपके सामने ये वैल्यू हो। इट्स वेरी सिंपल। अब यहाँ पे देखो, फ्लैट, रेसिडेंशियल फ्लैट 1 for 2001 में 10 लाख में परचेस किया था, और वही फ्लैट बेचा जा रहा है 1 अप्रैल 23 में कितने में? 40 लाख में। तो अब कैसे कैलकुलेट होगा? देखो सेम मैंने कैलकुलेशन यहाँ पे किया ही है। 40 लाख फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, उसमें से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 10 लाख में से, ये देखो ये फॉर्मूला, यही फॉर्मूला मैंने आपको प्रीवियस में बताया। कैसे आप ध्यान में रखोगे? 100 रुपीज बिकम्स द 348, यानी किस साल के 100? 2001 टू के 100 रुपीज बिकम 2023 के 348। तो जो 10 लाख रुपए कितने बन जाएंगे? तो वो बन जाएंगे 34.80 लाख रुपीज। तो ये यहाँ पे मेंशन किया है, और फिर यहाँ पे आया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ओके, और इस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो भी है, कैपिटल गेन का टैक्स वो पे करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? इफ यस, क्विकली टाइप इन द चैट बॉक्स क्लियर, बिकॉज आई हैव कंप्लीटेड दिस पार्ट। लेकिन अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको समझना चाहिए ऑब्वियसली। देन उसके बाद हम लोग इसमें ऑब्वियसली नेक्स्ट वीक में तो डिटेल में डिस्कशन होगा ही होगा, बट आवर सेशन इज नॉट येट बीन ओवर। आई वांट टू हैव योर 10 एडिशनल मिनट्स। आर यू रेडी? ओके, बिकॉज हम कुछ डिडक्शंस पे डिस्कशन करेंगे। I know that it is around 9:25, but I want to obtain additional minutes around 9:35, 9:40 तक हमारा सेशन ये कंप्लीट होगा, because I want you to give the best value। ये तभी होगा जब आपके भी इन्वॉल्वमेंट होगी। ओके, बिकॉज मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता हूँ आप क्वालिटी ऑफ टीचिंग के। आई होप ऑल ऑफ यू आर विथ मी, टाइप इन द चैट बॉक्स विथ यू, because there will be the 10 minutes of extension for this session। Okay, yes, great to see you all of you here। Okay, this shows that your determination towards this profession। तो दो इंपॉर्टेंट डिडक्शंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिडक्शन है। उसमें से पहला डिडक्शन है ना सेक्शन 88, ये कॉमन है। ये कभी भी अगर आप रिटर्न फाइल करोगे तो ये डिडक्शंस आपको बेनिफिट देता ही देता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिडक्शन सेक्शन 80 TTA। अब ये सेक्शन क्या कहता है समझो। देखो, जो डिडक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, डिडक्शन का मतलब होता है रिडक्शन, यानी टैक्सेबल इनकम को ये कम करता है। यानी डिडक्शन जितना ज्यादा मिलेगा ऑब्वियसली टैक्स पेयर को उतना बेनिफिट है, टैक्स उतना कम लगता है। करेक्ट? तो गवर्नमेंट का कहना है कि कोई भी अगर टैक्स पेयर है और टैक्स पेयर के सेविंग अकाउंट में अगर इंटरेस्ट आता है, तो वो इंटरेस्ट का 10,000 रुपए तक का हम आपको डिडक्शन देंगे सेक्शन 80 TTA में। अब ये जो 10,000 रुपया है, अब ये किसको किसको मिलता है? ये 10,000 रुपए तक का डिडक्शन एक तो इंडिविजुअल को मिलता है, ओके, और HUF को मिलता है। सर कंपनी को मिलेगा क्या? आंसर नहीं मिलेगा। LLP के लिए नहीं मिलेगा, पार्टनरशिप फर्म के नहीं मिले, सिर्फ इंडिविजुअल और HUF के लिए मिलता है। पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा एक लॉजिक भी बताऊं। पहले पहले ऐसा कोई डिडक्शन नहीं था, यानी अराउंड 5 साल पहले। तो
बैंक अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में आप देखो उधर हर क्वार्टरली इंटरेस्ट आता, तो एक्चुअली वो इंटरेस्ट भी टैक्सेबल था। ओके, यानी इनकम ही है ना, सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट में वो भी तो इनकम ही है, टैक्स तो पे करना है। बट लोगों को वो बिल्कुल भी याद नहीं रहता था, कोई लोग जानबूझ के नहीं वहां पे शो करते थे, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि ये छोटी छोटी अमाउंट होती है, इससे अच्छा है कि इनको एक डिडक्शन दे दो, तो सेक्शन 80 टीटीए गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया। तो इसमें भले मैंने बैंक सेविंग अकाउंट की बात की, बट पोस्ट ऑफिस में भी अगर किसी का सेविंग अकाउंट है उसके लिए भी एप्लीकेबल है। अब क्वेश्चन है सर, मेरे बैंक में फिक्स डिपॉजिट एफडी है, एफडी पे इंटरेस्ट आ रहा है, तो क्या हमें 10,000 तक डिडक्शन मिलेगा? आंसर है नहीं मिलेगा, एफडी के लिए नहीं है। रिकरिंग डिपॉजिट्स के लिए भी ये डिडक्शन अवेलेबल नहीं है। आरडी रिकरिंग डिपॉजिट हर मंथ में डिपॉजिट किया जाता है, रिकरिंग का मतलब बार बार, और रिकरिंग डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिल रहा है, क्या एप्लीकेबल? आंसर है नहीं। अब ये डिडक्शन कैसे, कितना मिलता है समझो, ये जैसे मैंने केस दे रहा हूं मैं यहाँ पे, लेट टेक द एग्जांपल, सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट, लेट से सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट 8,000 का है, और डिडक्शन मैक्सिमम कितना मिलेगा? 10,000 का। तो डिडक्शन कितना मिलेगा? ओके, तो अवेलेबल कितना है डिडक्शन, कितना मिलेगा डिडक्शन? तो गवर्नमेंट का कहना है जितनी अमाउंट इंटरेस्ट की है या 10,000, उसमें से जो कम होगा, यानी आपको डिडक्शन मिलेगा 8,000 रुपए का। 10,000 और 8,000 में जो कम होगा, दिस इज द केस नंबर 1। सेम तरीके से लेट टेक द एग्जांपल, कोई ऐसे से उसके अकाउंट में लेट से 15,000 रुपए इंटरेस्ट आ रहा है सेविंग अकाउंट में, गवर्नमेंट मैक्सिमम कितना देगा? 10,000। तो गवर्नमेंट का कहना है कि दोनों में से कम क्या है, 15,000 और 10,000 में से, तो डिडक्शन मिलेगा 10,000 रुपये। ओके, जैसे बहुत सिंपल है ये, बट ये हमेशा बेनिफिट होता है। मान लो कोई टैक्स पेयर है, 30% ब्रैकेट में आ रहा है, तो 10,000 रुपए का अगर उसको डिडक्शन मिलता तो 30% टैक्स हो जाता है उसका, यानी 3,000 रुपए उसका सेव होगा। और इसलिए आपको ये पॉपुलर डिडक्शन, यू मस्ट टेक द बेनिफिट ऑफ दैट। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस है कि सर ये डिडक्शन सीनियर सिटीजन को नहीं मिलता है, नाइंसाफी की है गवर्नमेंट ने, सीनियर सिटीजन के साथ कोई नाइंसाफी नहीं की है, बिकॉज सीनियर सिटीजन के लिए गवर्नमेंट ने सेपरेटली अलग सेक्शन दिया है, एंड दैट इज सेक्शन 80 टीटीबी, अलग सेक्शन सीनियर सिटीजन के लिए। देखो सीनियर सिटीजन की केस पहले समझो, कौन है सीनियर सिटीजन? जिनकी एज 60 ईयर्स या उससे ज्यादा है। अब तक किस किस दिन की एज हमें काउंट करनी, यानी साल में किसी भी दिन की एज 60 अटेंड करेगा तो चलेगा, या फिर साल में 1 अप्रैल को होनी चाहिए 60 एज, या 31 मार्च को, क्या है? थ्रू आउट द ईयर कभी भी 60 एज क्रॉस होगी तो वो क्वालिफाई हो जाएगा सेक्शन 80 टीटीबी के लिए। अब इसमें डिडक्शन कितना मिलता है? 50,000 रुपीज तक का। अच्छा, क्या ये सिर्फ सेविंग अकाउंट के लिए है? आंसर है नहीं, इट इज नॉट ओनली फॉर सेविंग अकाउंट, फॉर सीनियर सिटीजन के लिए गवर्नमेंट ने थोड़ा सा लीनियंट अप्रोच लिया है, बिकॉज देखो जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनके पास कोई अलग इनकम नहीं होता, वो कुछ सैलरी जॉब नहीं है उनका, तो गवर्नमेंट ने उनके लिए थोड़ी इम्यूनिटी दी है। तो गवर्नमेंट ने उनको कहा कि इनका मेजर इनकम सोर्स होता है फिक्स डिपॉजिट, एफडी होती है उनके बैंक में, तो उसमें से इनकम आता है उनको, तो गवर्नमेंट ने कहा कि उनको जो फिक्स डिपॉजिट से इंटरेस्ट मिलता है, रिकरिंग डिपॉजिट से इंटरेस्ट मिलता है, वो भी हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, यानी उनकी केस में भी सेम 50,000 रुपीज तक डिडक्शन मिलता है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे हमने डिडक्शन पे भी डिस्कस किया, तो हमने यहाँ पे कैपिटल गेन एक पार्ट कंप्लीट किया, और कैपिटल गेन हो सकता है कैपिटल गेन के लिए भी, यानी जो रिटर्न फाइल करता है उसका बैंक अकाउंट होगा, वहां पे सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट आएगा, तो ये सेक्शन 80 टीटी और टीटीबी तो अप्लीकेबल होता ही होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फी फॉर फाइलिंग द कैपिटल गेन रिटर्न। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके मन में क्वेश्चन हो सकता है, सर आपने कैपिटल गेन का तो बताया, पर सर फी कितनी मिलेगी, हम इतना काम करेंगे तो कैपिटल गेन रिटर्न फाइल करते, तो लेट मी टेल यू दैट। दो टाइप्स के रिटर्न हो सकते हैं, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी या शेयर्स म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न हो सकता है। ओके, अब यहाँ पे समझो, आप कैपिटल गेन की आपको वर्किंग करनी पड़ती है, ओके, और उसके साथ आपको कंप्यूटेशन ऑफ इनकम भी बनाना पड़ता है। तो इसकी मैंने मिनिमम फीस 2,000 दी है, दिस इज द मिनिमम फीस, दिस इज नॉट अवर फी, हमारी फी बहुत ज्यादा है। आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्रेशर टैक्स कंसल्टेंट। ओके, और मैंने 2,000 लो ऐसे नहीं कहा है, 2,000 एंड अबव लिखा है। ओके, तो वन कैन हैव द स्टैंडर्ड ऑफ 2,500 3,000 ऑल्सो, पर 2,000 से कम मत लो, बिकॉज दिस इज व्हाट द मिनिमम फी शुड बी।
कैपिटल गेन अगर शेयर से रिलेटेड है तो शेयर्स के केस में लेट मी टेल यू दैट मल्टीपल ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, तो ज्यादा काम करना पड़ेगा, हर ट्रांजैक्शन वाइज कैपिटल गेन कैलकुलेट करना पड़ सकता है, उस केस में आपकी फी ज्यादा होनी चाहिए।